375 झांग युआन लगातार पेई कियान की चापलूसी करता रहा। हालांकि पेई कियान अपनी कॉफी की चुस्की लेता रहा और उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कहाँ गलती हुई है। वह तांग यीशु को गोदाम में लाया था और उसने तुरंत असर देखा था। कंप्यूटर खराब होने लगे थे और असेंबली प्रक्रिया रुक गई थी। फिर भी रैम फैक्ट्री में आग कैसे लगी? हेलो इफेक्ट विदेशों तक तो नहीं फैल सकता है ना? पेई कियान चाहे जितना भी सोचे उसे समझ नहीं आ रहा था। सच कहें तो इनमें से कोई भी बात इतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन ये सब बॉस पेई के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया था। लगता है बॉस पेई को अपनी इस जानलेवा मशीन का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना होगा, कहीं कोई गलती न हो जाए और खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब उसे यह सोचना था कि आगे पैसे कैसे खर्च किए जाएं। क्या उन्हें स्टॉक जमा करना जारी रखना चाहिए? यह अव्यावहारिक लग रहा था। आरओएफ इस समय काफी मशहूर हो चुका था। नए साल के दिन कीमतों में वृद्धि न करने का वादा करने के बाद कंपनी की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में और भी वृद्धि होने की संभावना थी। अनुभव से यह साबित हो चुका था कि कई ग्राहक आरओएफ के सिस्टम यूनिट्स के लिए कुछ अतिरिक्त कीमत चुकाने को तैयार थे। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही उनके सिस्टम यूनिट्स की कीमतें स्थिर रहें, आरओएफ की बिक्री में कमी नहीं आएगी। इसके अलावा चूंकि वे अपने मूल लाभ मार्जिन को बनाए रख सकते थे, इसलिए कंपनी को लाभ होना तय था। अगर आरओएफ अभी और अधिक स्टॉक जमा कर लेता है और बाद में अन्य पुर्जे महंगे हो जाते हैं, तो क्या बॉस पेई खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे होंगे? अभी स्टॉक जमा करना समझदारी भरा कदम नहीं था। बॉस पेई ने एक महंगा सबक सीख लिया था। क्या होगा अगर वे इस राशि को अन्य व्यवसायों में निवेश कर दें? हालांकि दोबारा सोचने पर पेई कियान ने इस विचार को खारिज कर दिया। पेई कियान एक सामान्य सिद्धांत पर कायम रहना पसंद करते थे, जिसने समस्या पैदा की है उसे ही उसका समाधान करना चाहिए, जिसने पैसा कमाया है उसे ही उसे खर्च करना चाहिए। कुछ आत्मचिंतन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अतीत में उन्हें इस सिद्धांत का पालन न करने के कारण ही समस्याओं को बेबस होकर सुलझाना पड़ा था। कई परियोजनाएं अपने आप में समस्याग्रस्त नहीं थीं। अन्य परियोजनाओं के साथ सहयोग शुरू करने से पहले उनमें से कई घाटे में चल रही थीं। फिर समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। इसलिए पेई कियान ने निर्णय लिया कि आरओएफ द्वारा अर्जित राजस्व का प्रबंधन झांग युआन को ही सौंपा जाए। उन्हें धन खर्च करने के तरीके खोजने की जिम्मेदारी लेनी थी। पेई कियान ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, आरओएफ द्वारा अर्जित लाभ तेंगदा को मत सौंपिए। आपको धन खर्च करने के तरीके सोचने चाहिए। झांग युआन ये सुनकर दंग रह गए। बॉस पेई, हमने बहुत मुनाफा कमाया है, लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी जमा नहीं करना चाहिए। क्या यह उचित होगा? पेई कियान हंस पड़ा। बिल्कुल, यह आपकी मेहनत की कमाई है। आपको इसे खर्च करने का हक है। झांग युआन ने झट से हाथ हिलाया। नहीं नहीं नहीं, बॉस पेई, हमने ये पैसा आपके कुशल मार्गदर्शन से कमाया है। पेई कियान चुप रहा। देखो उसे, अगर कुछ अच्छा नहीं कहना है तो चुप रहो। पेई कियान एक उदार व्यक्ति था और इस मामले पर बहस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बताओ, तुम ये पैसा कहाँ खर्च करने का इरादा रखते हो? झांग युआन गहरी सोच में पड़ गया। वह अब फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे और आरओएफ का प्रभारी था। बेशक, चूंकि फिश कैचिंग टेकआउट फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे से ही बना था, इसलिए झांग युआन को उसका भी प्रभारी माना जाता था। साथ ही ये सभी व्यवसाय अपविंड लॉजिस्टिक्स से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। लू मिंगलियांग अपविंड लॉजिस्टिक्स के प्रभारी थे। पेई कियान उन्हें बहुत पसंद करते थे। दरअसल अब तक अपविंड लॉजिस्टिक्स घाटे में चल रही थी। ये केवल तेंगा कॉर्पोरेशन के वित्तीय सहयोग से ही चल पा रही थी। इससे साबित होता है कि बॉस पेई का लू मिंगलियांग पर भरोसा करना बिल्कुल सही था। बेशक पेई कियान को वह कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहे थे, बल्कि खुद को शुद्ध कर रहे थे। अगर अपविंड लॉजिस्टिक्स न होती तो बॉस पेई अब तक जहर से मर चुके होते। कुछ सोचने के बाद झांग युआन ने कहा, बॉस पेई, मुझे लगता है कि आरओएफ ने जिंगझोऊ में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। हमारे ऑनलाइन स्टोर ने भी कुछ हद तक प्रसिद्धि हासिल कर ली है। इस समय फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे भी काफी लोकप्रिय हैं। दरअसल यह अब जिंगझोऊ में सबसे लोकप्रिय हाई एंड इंटरनेट कैफे ब्रांड है। मुझे लगता है कि हम विस्तार जारी रख सकते हैं और फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे को अन्य शहरों में भी ले जा सकते हैं। पेई कियान ने मन ही मनाह भरी। दरअसल ये समस्या अपने आप हल नहीं होने वाली थी। बॉस ली ने पहले भी यही सवाल पूछा था। उन्होंने पेई कियान से पूछा था कि उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दूसरे शहरों में शाखाएं खोलने के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसका कारण सीधा सा था। बॉस पेई दूसरे शहरों में शाखाएं खोलकर ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना ही था, क्योंकि अब वे इसे और टाल नहीं सकते थे। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे और आरओएफ अब मुनाफा कमा रहे थे और मुनाफा कम नहीं था। पेई कियान विस्तार से कैसे बच सकते थे? ये तो समझदारी की बात नहीं थी, इसलिए उन्हें देर सवेर और शाखाएं खोलनी ही थीं। सवाल था कि कहां और कैसे।
पेई कियान ने कुछ देर सोचा और पूछा, आपको क्या लगता है कि हमें फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की और शाखाएं कहाँ खोलनी चाहिए? झांग युआन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें बीजिंग, शंघाई या ग्वांगझू जैसे बड़े प्रमुख शहरों में शाखाएं खोलनी चाहिए। उन शहरों में बहुत सारे युवा हैं और जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। इसके अलावा वहां के लोग उच्च आय अर्जित करते हैं। उच्च श्रेणी के इंटरनेट कैफे शायद उन्हें अधिक आकर्षित करेंगे। उन शहरों में बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करना हमारे लिए आसान होगा। हम वहां फिश कैचिंग टेक आउट जैसे संबंधित व्यवसाय भी साथ साथ शुरू कर सकते हैं। पेई कियान चुप रहे। आपकी बात सही है, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पेई कियान ने कुछ देर समस्या पर विचार किया। फिर उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ। लीचेंग मेरा अगला लक्ष्य है। झांग युआन चौंक गए। लीचेंग शहर होंडोंग प्रांत का सबसे गरीब शहर था। प्रसिद्ध गरीब काउंटी दाओकोऊ काउंटी लिंचैंग शहर में स्थित थी। इतनी गरीब जगह पर वे फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे कैसे खोल सकते थे? उनके पास कितने ग्राहक हो सकते थे? पेई कियान ने आगे कहा, इतना ही नहीं, हम सिर्फ फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की और शाखाएं ही नहीं खोलेंगे। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे से जुड़े सभी व्यवसाय भी वहीं स्थानांतरित हो जाएंगे। झांग युआन के उलझन भरे चेहरे को देखकर पेई कियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पेई कियान फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे का विस्तार करने के लिए उत्सुक नहीं था। इसके बजाय वह और अधिक अपविंड कुरियर स्टेशन खोलना चाहता था। हालांकि जिंगजोऊ में अपविंड कुरियर स्टेशन हर जगह फैले हुए थे। अगर कोई नक्शा खोलता तो उसे इन स्टेशनों का घना जाल दिखाई देता। शहर में शायद ही कोई ऐसा इलाका था जो अपविंड कुरियर स्टेशन से अछूता हो। अगर पेई कियान को और स्टेशन खोलने थे तो उसे दूसरे शहरों पर भी विचार करना पड़ता। हालांकि फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे खोले बिना अपविंड कुरियर स्टेशन खोलना बहुत अजीब होता। लोग शक करने लगते। अगर वह दूसरे शहरों में विस्तार करना चाहता था तो व्यवसायों को साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता। तभी लोग शक नहीं करते। इसके अलावा अपविंड कुरियर स्टेशनों की तुलना में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे खोलने का एक बड़ा फायदा ये था कि इसमें शुरुआती लागत अधिक होती थी। किराया देने, मरम्मत कराने, कंप्यूटर खरीदने और इसी तरह के अन्य कामों के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती। अगर इंटरनेट कैफे बाद में मुनाफा कमाना शुरू भी कर दे तो भी शुरुआती भारी निवेश की भरपाई में काफी समय लगेगा। कम से कम अगली किस्त से पहले तो शुरुआती निवेश की भरपाई नहीं हो पाएगी। क्या होगा अगर पेई कियान ने उपयुक्त जगह चुनने में और ज्यादा सोच विचार किया होता और जिंगजोऊ शहर में की गई गलतियों को नहीं दोहराया होता, जिससे इंटरनेट कैफे को लगातार घाटा होता रहा? यही सबसे अच्छा होता। इसलिए काफी सोच विचार के बाद पेई कियान ने होंडोंग प्रांत के सबसे गरीब शहर लीचेंग शहर में विस्तार करने का फैसला किया। ये शहर गरीब था, जिसका मतलब था कि यहाँ के निवासी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे जैसे महंगे इंटरनेट कैफे में जाने का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। फिश कैचिंग टेक आउट द्वारा दी जाने वाली अनावश्यक रूप से विलासितापूर्ण टेक आउट सेवाएं तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती। साथ ही अपविंड लॉजिस्टिक्स, जिसे अब तक लगातार घाटा हो रहा था, को और भी नुकसान होता रहता। कुल मिलाकर विस्तार के लिए एक गरीब शहर चुनना ही सबसे अच्छा था। कारण के बारे में पेई कियान ने झांग युआन को ये बताने का इरादा नहीं किया था। वैसे भी वे खुद ही कारण ढूंढ सकते थे। पेई कियान ने बोलना जारी रखा, मेरी योजना है कि हम अपने सभी भौतिक व्यवसाय और उनसे जुड़े अन्य व्यवसाय वहां स्थानांतरित कर दें। हम एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे 2.0 की एक शाखा, निचले स्तर के व्यावसायिक क्षेत्रों में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे 1.0 की 3 शाखाएं, एक फिश कैचिंग टेकआउट शाखा, 20 अपविंड कुरियर स्टेशन और ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए एक विशाल गोदाम स्थापित करेंगे। साथ ही फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की शाखाओं के आसपास 4 वितरण केंद्र भी होंगे। हम इन सभी चीजों की तैयारी एक साथ करेंगे और फिर एक ही समय में व्यवसाय शुरू कर देंगे। झांग युआन चौंक गया। बॉस पेई, यह कोई छोटा निवेश नहीं होगा। लीचेन का किराया जिंगजोऊ से कम होगा, लेकिन इन सभी शाखाओं को एक साथ खोलने के लिए हमें लगभग 10 मिलियन युआन की आवश्यकता होगी। पेई कियान ने मन ही मना भरी। मैं भी यह नहीं करना चाहता था। ROF के लिए इतना राजस्व तो आपने ही कमाया था। मुझे ये सारा पैसा अभी खर्च करना होगा ताकि समझौता नजदीक आने पर मैं समस्याओं से घिर न जाऊं, है ना? पेई कियान ने गंभीरता से कहा, ये तो मामूली रकम है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा न हो तो मुझसे और मांग लीजिए। इसके अलावा हम अभी केवल 20 कुरियर स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में और भी स्थापित करेंगे। हम जिंगजोऊ की तरह ही जल्द से जल्द लीचेंग शहर को अपविंड कुरियर स्टेशनों से भरना चाहते हैं। आपको एक लक्ष्य स्पष्ट रखना होगा। आपको अपनी कमाई के हर पैसे को खर्च करने के तरीके सोचने होंगे। अगर आपको नुकसान होता है तो तुरंत मुझे सूचित करें, मैं आपको और अधिक धनराशि उपलब्ध कराऊंगा। पहले तो झांग युआन को लगा कि बॉस पेई सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन गौर से देखने पर झांग युआन को एहसास हुआ कि बॉस पेई की नजरें बेहद सच्ची थीं। बॉस पेई,
मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उस समय झांग युआन के लिए अपनी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो रहा था। पेई कियान ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका। ठीक है, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे काम करना है, मैं पहले चलता हूँ। पेई कियान ने प्रवेश द्वार पर लगी लंबी कतार पर नजर डाली और उसे और भी गुस्सा आ गया। झांग युआन ने जल्दी से कहा, ठीक है बॉस पेई, अपना ख्याल रखें और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पेई कियान चुप रहा। माफ करना, नया साल मेरे लिए बिल्कुल भी खुशियों भरा नहीं है। 4 जनवरी, मंगलवार, सुबह 11 बजे, पेई कियान हमेशा की तरह बेपरवाही से दफ्तर में दाखिल हुआ। बाकी सब लोग बहुत पहले ही काम शुरू कर चुके थे। सब लोग बहुत व्यस्त लग रहे थे, लेकिन शायद यह इसलिए था क्योंकि लंबी छुट्टी के बाद काम पर उनका पहला दिन था। ली याडा और बाकी लोग छुट्टी से लौट आए थे। पेई कियान ने ली याडा और बाओ जू को गौर से देखा। किसी कारण से छुट्टी से लौटने के बाद वे खुश या पुरानी यादों में खोए हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भयानक मुसीबत से गुजरे हों। पेई कियान उलझन में पड़ गया। क्या अमेरिका इतना उबाऊ था? हालांकि उसने कोई सवाल नहीं पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पेई कियान घर में रहना ज्यादा पसंद करता था, उसे घूमने फिरने का शौक नहीं था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अमेरिका उबाऊ है या नहीं, क्योंकि उसकी वहां जाने की कोई योजना नहीं थी। दफ्तर पहुंचते ही पेई कियान ने अपने अनपढ़े नोटिफिकेशन देखे। झांग युआन का एक संदेश था। उन्होंने बताया कि वह और लू मिंगलियांग आज लीचेंग के लिए रवाना हो रहे हैं ताकि वहां का जायजा ले सकें, संभावित स्थानों की सूची बना सकें, मरम्मत कार्यों की देखरेख कर सकें और कर्मचारियों की भर्ती कर सकें। वे शायद फरवरी के मध्य तक ही लौटेंगे। पेई कियान के लिए ये समय सीमा बुरी नहीं थी। अगर प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो जाए तो और भी अच्छा होगा। ये सबसे अच्छी स्थिति थी। इंटरनेट कैफे, कुरियर स्टेशन और इसी तरह के अन्य व्यवसाय बस्ती बसाने से लगभग 1 सप्ताह पहले खुल जाएं। तब पेई कियान न केवल बड़ी रकम खर्च कर सकेंगे, बल्कि इस दौरान अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने से भी बच सकेंगे। अगले चरण के बारे में समय आने पर वे सोच लेंगे। अगर सब कुछ विफल हो जाए तो वे विस्तार के लिए किसी अन्य गरीब शहर की तलाश कर सकते हैं। ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। 376, 5 जनवरी, बुधवार, चेन कांगतुओ और हाओ क्योंग फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के कॉफी एरिया में बैठे थे। दोनों के हाथों में लैपटॉप था और वे लगातार टाइप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिमाग में प्रेरणा का सैलाब उमड़ रहा हो। उनकी उंगलियां लगातार चल रही थीं, सिवाय तब जब वे अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए रुकते। फिर वे मेज पर रखी कॉफी उठाते और एक घूंट लेते। दोनों ही भूतिया घर की योजना पर काम कर रहे थे। अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने एक सपना जिया था, नहीं एक बुरा सपना। स्मॉग माउंटेन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल एक परित्यक्त अस्पताल था जिसे दुनिया का सबसे भयानक भूतिया घर कहा जाता था। पिछले 5 दिनों में वे लोग बार बार उस भूतिया घर में घूम चुके थे। उन्होंने जो पीड़ा झेली थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। इसने उनके दिलों पर अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हर बार जब वे सोने जाते थे तो उन्हें नई प्रेरणा मिलती थी और वे धुंधली यादों को फिर से जीते थे। इसलिए जब वे जिंगजोऊ लौटे तो चेन कांगतुओ और हाओ क्योंग प्रेरणा से भर गए। वे अपने सभी अनुभवों को लिखने के लिए बेताब थे ताकि वे उन्हें उस भूतिया घर परियोजना में शामिल कर सकें जिसका जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसकी नकल नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने अनुभवों का विश्लेषण और समीक्षा की। उन्होंने कल और आज सुबह का पूरा समय लिखने में बिताया। उनके बेहद कारगर कार्य मॉडल की बदौलत भूतिया घर की मूल योजना पहले ही तैयार हो चुकी थी। चलो अपने अनुभव साझा करते हैं, चेन कांगतुओ ने सुझाव दिया। दोनों ने अपने लिखित दस्तावेज एक दूसरे को भेज दिए। लौटने के बाद से दोनों ने ज्यादा बातचीत नहीं की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक दूसरे के विचारों और प्रेरणाओं में यथासंभव बाधा न डाली जा सके। दोनों ने अपनी अपनी योजना पर काम किया था। उन्होंने बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए चर्चा के बाद ही दस्तावेजों को संयोजित करने की योजना बनाई थी। बेशक दोनों की योजनाओं में कुछ समान बिंदु थे। ये वे बिंदु थे जो बॉस पेई ने उन्हें भूतिया घर की सामान्य दिशा के बारे में दिए थे। बॉस पेई की राय को मूल मानक के रूप में लिया जाना था। वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसे एक ऐसा स्थान बनाओ जहां साहसी लोग ज्यादा खर्च न कर सकें और जहां डरपोक लोग बिना प्रवेश किए डर से देखते रह जाएं। ये बॉस पेई के अपने शब्द थे। चेन कांगतुओ और हाओ क्योंग ने मानक आवश्यकताओं को पढ़ने और समझने के बाद 2 मुख्य बिंदु निकाले। 3 परियोजनाएं होंगी और भय का स्तर क्रमिक रूप से बढ़ेगा। छूट और रिफंड की पेशकश करके वे साहसी आगंतुकों से कम और डरपोक आगंतुकों से अधिक शुल्क लेंगे। इससे उन्हें भूतिया घर की प्रतिष्ठा और मुनाफे को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही वे दोनों प्रकार के आगंतुकों का ध्यान रख सकेंगे। समस्या सिर्फ ये थी कि दोनों में से किसी ने भी व्यक्तिगत परियोजनाओं की योजना बनाने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए उन्हें अधिक सफल भूतिया घरों से प्रेरणा लेनी पड़ी।
अब वे प्रेरित भी थे और भयभीत भी। अब वास्तविक योजना बनाने का समय था। दोनों ने एक दूसरे के प्रस्तावों को देखा। चेन कांगतुओ आश्चर्यचकित दिखे। लगता है हम कई मामलों में एक मत हैं। शायद इसलिए कि हम दोनों को गेम उद्योग में भी अनुभव है। शायद इसीलिए हम समस्याओं को गेमिंग के नजरिए से देखने के आदी हैं। हाओ क्योंगर ने सिर हिलाया। हाँ, शायद। पहले से चर्चा न करने के बावजूद उनकी योजनाएं कुछ क्षेत्रों में मिलती जुलती थीं। पहली परियोजना उतनी डरावनी नहीं होगी। यह एक ऐसा गेम हो सकता है जहां लोगों को सामाजिक मेलजोल की अनुमति हो। चेन कांगतुओ ने इसे एक क्लासिक हॉरर थीम वाला एस्केप रूम बनाने के बारे में सोचा। वहीं हाओ क्योंग ने बी क्वाइट में कुछ मामूली बदलाव करके इसे एक असली गेम में बदलने का सोचा। बेशक अभी तक दोनों ने इसके विवरण पर ज्यादा विचार नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक सामान्य दिशा तय की थी। दूसरा प्रोजेक्ट मध्यम रूप से डरावना होगा और पहले प्रोजेक्ट से तीसरे प्रोजेक्ट तक का संक्रमण होगा। मूल रूप से यह एक सिंगल प्लेयर गेम की तरह होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जगह छोटी हो सकती है, लेकिन हॉरर के प्रभाव में कोई कमी नहीं होगी। जो लोग इस चरण को पार कर लेंगे वे तीसरे प्रोजेक्ट का अनुभव करने के योग्य होंगे। दोनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक ही बात सोची थी। वे कुछ वर्ग मीटर से लेकर अधिकतम 20 वर्ग मीटर तक की एक संकीर्ण जगह का उपयोग करेंगे ताकि आगंतुक अकेले ही इस प्रोजेक्ट का अनुभव कर सकें। हालांकि हाओ क्योंग का एक अतिरिक्त सुझाव था। प्रोजेक्ट को शिपिंग कंटेनरों से बनाया जा सकता है। शिपिंग कंटेनरों में अलग अलग सेटिंग्स और नीचे पहिए लगे होंगे। इस तरह वे जब चाहें परियोजना में बदलाव कर सकते थे और आगंतुक यह अनुमान नहीं लगा पाते कि उन्हें किस माहौल का सामना करना पड़ेगा। तीसरी परियोजना सबसे डरावनी थी। दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य स्मॉग माउंटेन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में अपने अनुभव को फिर से जीवंत करना था। हालांकि दोनों की योजनाएं स्मॉग माउंटेन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल की व्यवस्था से अलग थीं। फिलहाल ज्यादातर भूतिया घर इस चलन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। देश के छोटे भूतिया घरों में आमतौर पर एक तय रास्ता होता है जो आगंतुकों को शुरुआत से अंत तक ले जाता है। अगर आगंतुक बीच में ही निकलना चाहें तो भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए उनके पास दांत पीसकर यात्रा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इन सरल भूतिया घरों की अच्छी बात यह थी कि अंदर कोई कर्मचारी नहीं घूमता था और अचानक डराने वाले दृश्य उतने भयानक नहीं होते थे। लगभग हर कोई यात्रा पूरी कर पाता था। बड़े भूतिया घर कहीं ज्यादा डरावने होते थे और उनकी यात्राएं कहीं ज्यादा लंबी होती थीं। ऐसे भूतिया घरों में रास्ते में पर्याप्त निकास द्वार लगाने पड़ते थे ताकि आगंतुक सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके जब उन्हें लगे कि वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर है आगंतुकों की मानसिक स्थिति पर नजर रखने के लिए पर्याप्त निगरानी कैमरे भी लगाने पड़ते थे। उदाहरण के लिए स्मॉग माउंटेन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल जैसे बेहद बड़े भूतिया घरों को लें। जाहिर है वहां रास्ते में कई निकास द्वार थे। भूतिया घर के अंदर कर्मचारी भी तैनात थे जो जाने की जिद करने वाले आगंतुकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तैयार थे। हालांकि इस भूतिया घर का दौरा करने के बाद दोनों पुरुषों के मन में एक ही विचार आया। आम लोग भूतिया घर की पूरी यात्रा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यर्थ है। वास्तव में भूतिया घर में पहली बार जाने पर समूह सफल नहीं हुआ था। बाओजू और हाओ क्योंग 10 मिनट भी नहीं टिक पाए और हार मान ली। भूतिया घर में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लिन वान और ली यादा थे, लेकिन वे केवल 20 मिनट ही टिक पाए। जाहिर है ली यादा को लिन वान ने जबरदस्ती रोका था, अन्यथा वह अंदर आते ही भाग सकती थी। उनके अवलोकन के अनुसार उनका व्यवहार असामान्य नहीं था। आगंतुकों द्वारा टिकट खरीदने के बाद उन्हें प्रतीक्षा क्षेत्र में कतार में खड़ा किया गया था। वहां उनमें से अधिकांश लोग तनाव बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाई गई परिचयात्मक फिल्म से लगभग डर के मारे मर ही गए थे। नतीजतन उनमें से ज्यादातर लोग भूतिया घर में घुसते ही हार मान गए। चेन कांगतुओ और हाओ क्योंग दोनों को लगा कि यह बहुत दुख की बात है। कंपनी ने इतना डरावना भूतिया घर बनाने में इतनी मेहनत की थी, लेकिन ज्यादातर लोग अंदर जाने से पहले ही डरकर भाग रहे थे। ये सरासर बेकार था। कहावत है ना, सुआ को मारने से पहले उसे मोटा करना पड़ता है। खेलों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर कोई कंपनी कोई बेहद मुश्किल गेम बनाती है तो शुरुआती चरणों के बाद कुछ लोगों का पीछे हट जाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आधे से ज्यादा खिलाड़ी उसी चरण में पीछे हट रहे हों तो इसका मतलब है कि गेम के कठिनाई स्तर में कोई समस्या है। कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। भले ही गेम का मकसद खिलाड़ियों को परेशान करना ही क्यों न हो, उन्हें गेम को समझने का मौका मिलना चाहिए। शुरुआत में ही इतना मुश्किल बनाकर डराना नहीं चाहिए। अगर उनका अपना भूतिया घर स्मॉग माउंटेन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल के सेटअप की हूबहू नकल करता है तो कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। स्मॉग माउंटेन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में लगातार लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे दुनिया का सबसे डरावना भूतिया घर कहा जाता है। उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही स्थापित है। दूसरी ओर उनका भूतिया घर जिंगजोऊ में होने वाला है। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है और वह अभी तक दुनिया भर से लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता।
अगर वे कठिनाई का स्तर बहुत ऊंचा रखते हैं तो वे अपनी पूंजी वापस नहीं पा सकेंगे। इसलिए हर आगंतुक महत्वपूर्ण होगा। चेन कांगतुओ और हाओ कियोंग ने इस समस्या का अलग अलग समाधान सोचा। हाओ कियोंग की योजना थी कि ऐसे टिकट बेचे जाएं जिनसे आगंतुकों को कई बार प्रवेश मिल सके। साथ ही शुरुआत में डरावनेपन का स्तर जानबूझकर कम किया जाएगा। शुरुआत में आगंतुकों के लिए अपेक्षाकृत मजेदार और कम डरावने कार्य होंगे। इसका उद्देश्य आगंतुकों को रुकने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही प्रत्येक टिकट से प्रत्येक आगंतुक को कई बार प्रवेश मिलेगा। इसकी भरपाई के लिए वे टिकट की कीमत बढ़ा सकते हैं। फिर आगंतुकों को चुनौती का दोबारा सामना करने से पहले खुद को शांत करने और तनाव मुक्त होने का समय दिया जाएगा। हाओ कियोंग और अन्य लोगों ने अमेरिका में यही किया था। दरअसल पहली बार जब वे भूतिया घर में दाखिल हुए थे तो वह बेहद डरावना था। उनमें से किसी को भी याद नहीं था कि उन्होंने क्या किया था। सभी ने उस अनुभव को एक तरह के सम्मोहन की स्थिति में जिया था। बाद में जब वे दोबारा दाखिल हुए तो उन्होंने कुछ उम्मीदों के साथ ऐसा किया। तब भूतिया घर धीरे धीरे अधिक रोचक हो गया। हालांकि आम आगंतुक सिर्फ खुद को प्रताड़ित करने के लिए टिकट नहीं खरीदते और दोबारा लाइन में नहीं लगते। जाहिर है उन्हें वो अनुभव नहीं हुआ होगा जो हाओ कियोंग और बाकी लोगों को हुआ था। इसलिए हाओ कियोंग ने एक टिकट पर कई बार प्रवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह अगर आगंतुकों को डर लग भी जाए तो भी यह अस्थायी ही होगा। चूंकि टिकट से आगंतुकों को कई बार प्रवेश की अनुमति मिलती थी, इसलिए वे दोबारा भूतिया घर में प्रवेश करने से पहले खुद को शांत करने के लिए कुछ समय ले सकते थे। इससे भूतिया घर में दोबारा आने वाले लोगों का एक समूह भी तैयार हो जाएगा। दूसरी ओर चेन कांगतुओ की योजना इस परियोजना को एक गोल चक्कर के रूप में डिजाइन करने की थी। गोल चक्कर का मध्य भाग एक सुरक्षित घर के रूप में कार्य करेगा। हर बार जब आगंतुक एक छोटा चरण पूरा कर लेंगे तो उन्हें सुरक्षित घर में आराम करने की अनुमति दी जाएगी। वे उस समय का उपयोग खुद को शांत करने के लिए कर सकते हैं। अधिकांश आगंतुक बिना आराम किए 1 घंटे से अधिक समय तक भूतिया घर में घूम नहीं पाएंगे, जैसा कि उनसे स्मॉग माउंटेन राज्य मानसिक अस्पताल में अपेक्षा की जाती थी। इसका मतलब था कि अधिकांश लोग यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। ये संसाधनों की गंभीर बर्बादी होगी। इसलिए चेन कांगतुओ ने इस समस्या को हल करने के लिए खेलों में प्रचलित रणनीतियों का उपयोग करने के बारे में सोचा। कई हॉरर गेम्स में सेव पॉइंट्स या सुरक्षित घर जैसी चीजें शामिल होती हैं ताकि खिलाड़ी अपनी अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति से आराम कर सकें। अपने मन को शांत करने के बाद वे खेल फिर से शुरू कर सकते हैं। इसलिए चेन कांगतुओ ने भूतिया घर में एक सुरक्षित घर शामिल करने के बारे में सोचा। इस तरह खिलाड़ी यात्रा के दौरान नियमित अंतराल पर अपने मन को शांत कर सकते थे और इतनी आसानी से डरकर भाग नहीं जाते। दोनों की योजनाएं अलग अलग थीं, लेकिन उनमें कोई विरोधाभास नहीं था। वे सभी विचारों को एक साथ मिला सकते थे। चेन कांगतुओ की योजना पढ़ने के बाद हाओ कियोंग थोड़ी चिंतित दिखीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या लोगों को हमारा भूतिया घर पूरा करना बहुत आसान लगेगा? अगर आगंतुक पहली कोशिश में ही भूतिया घर पूरा कर लेते हैं तो उन्हें दूसरी बार प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चेन कांगतुओ ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि किसी भी भूतिया घर का अंतिम उद्देश्य आगंतुकों को इतना डराना नहीं है कि वे यात्रा पूरी न कर सकें। अगर आगंतुक पहले चरण को पूरा करने से पहले ही डर कर भाग जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बाकी भूतिया घर कितना अच्छा या डरावना है। अगर हम उन्हें यात्रा पूरी करने की अनुमति देते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास आगंतुकों को डराने के अधिक मौके होंगे। दरअसल चाहे आगंतुक हॉन्टेड हाउस को पूरा करें या नहीं, संभावना यही है कि वे दोबारा उसी हॉन्टेड हाउस में नहीं आएंगे। अगर ज्यादातर आगंतुक हॉन्टेड हाउस की शुरुआत में ही डर कर भाग जाते हैं तो वे शायद हॉन्टेड हाउस को अच्छी रेटिंग नहीं देंगे। इससे हॉन्टेड हाउस की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। अन्य संभावित आगंतुक भी शायद अपना इरादा बदल लेंगे जब वे देखेंगे कि हॉन्टेड हाउस ने शुरुआत में ही कुछ लोगों को डरा दिया था। ऐसे में हमारे लिए बेहतर होगा कि हम आगंतुकों को रुकने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें कठिनाई को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि उनके मन में हॉन्टेड हाउस की एक स्थायी छाप बन सके। इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अधिक आगंतुक आकर्षित होंगे। कुछ सोचने के बाद हाओ कियोंग ने सिर हिलाया। हाँ, ये बात समझ में आती है। क्या हमें पहले बॉस पेई को अपनी प्रगति की रिपोर्ट देनी चाहिए या परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए? चेन कांगतुओ ने जवाब दिया, शायद हम इतनी जल्दी सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे। पहली और तीसरी परियोजना का डिजाइन बनाना ज्यादा मुश्किल होगा। हमें बड़े स्थान और जटिल गेम प्ले की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें उनकी योजना बनाने में ज्यादा समय लगेगा। हम पहले 2 बड़ी परियोजनाओं के लिए स्थानों के बारे में सोच सकते हैं। फिर हम कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं और साथ ही साथ विवरण की योजना बना सकते हैं। दूसरी परियोजना कई छोटी परियोजनाओं से मिलकर बनी होगी, इसलिए इसे करना अपेक्षाकृत आसान है। बॉस पेई को अपनी पूरी योजना दिखाने से पहले हम दूसरी परियोजना के सभी विवरणों के बारे में सोच सकते हैं।
एक बार उनकी सहमति मिल जाए तो हम काम शुरू कर सकते हैं। जब दूसरी परियोजना का निर्माण हो रहा होगा तब हम पहली और तीसरी परियोजना के बारे में और सोच सकते हैं। नोवेलुनार लोगो 377 6 जनवरी गुरुवार मायांग को अध्ययन कक्ष में गंभीरता से पढ़ाई करते देख पेई कियान ने आह भरी। आखिर मायांग जैसा आलसी भी बिना ध्यान भटकाए पढ़ाई कर सकता है, पर मैं क्यों नहीं। परीक्षा का सप्ताह शुरू होने वाला था। ये सेमेस्टर फिर से समाप्त होने वाला था। पेई कियान ने अपनी योग्यता के बल पर उत्तीर्ण होने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसे ऐसा करना मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा था कि जब मायांग उसके साथ अध्ययन कक्ष में आएगा तो वह पढ़ाई में कुछ गति प्राप्त कर लेगा। हालांकि मायांग ने तो गति पकड़ ली, लेकिन पेई कियान बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा था। अध्ययन कक्ष में बैठना उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। तभी पेई कियान के मोबाइल फोन पर अचानक एक संदेश आया, बॉस पेई, हमारे पास भूतिया घर के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव है। मैं आपकी सुविधानुसार आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ। पेई कियान ने चेन कांगतुओ का ये संदेश देखा और आह भरी। आह, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं काम में व्यस्त हूँ। इसे क्या कहूँ, एक ऐसी स्थिति जो मेरी इच्छा के विरुद्ध अपने आप ही घटित हो गई। कोई विकल्प नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 10:30 बज रहे थे, इसलिए उसने जवाब दिया, 11 बजे मेरे कार्यालय में आ जाना। चेन कांगतुओ शेनहुआ व्यू पहुंच गया। वह 16वीं मंजिल पर गया था, लेकिन वहां उसे बॉस पेई नहीं मिले। इसीलिए उसने ये संदेश भेजा था। चूंकि अब से लेकर 11 बजे बॉस पेई के साथ उसकी मुलाकात तक उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए चेन कांगतुओ ने 17वीं मंजिल पर जाकर ली याडा और बाओजू का हालचाल जानने का फैसला किया। चेन कांगतुओ ने 17वीं मंजिल पर काम के प्रति उत्साह काफी अधिक पाया। सभी लोग व्यस्त थे। कई लोगों ने चेन कांगतुओ को देखकर उसका अभिवादन किया। लियाडा से शिष्टाचार की बातें करने के बाद चेन कांगतुओ ने गॉग के विकास के बारे में पूछा। आखिर चेन कांगतुओ पहले इस गेम के लिए जिम्मेदार टीम का हिस्सा था। लियाडा ने कहा, काम काफी सुचारू रूप से चल रहा है। ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स ने पहले संशोधन के लिए कई सुझाव दिए थे। हमने उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा बदला, लेकिन इसका परिणाम उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से पता चला है कि अधिकांश खिलाड़ी इस तरह के आसान गेम मोड का स्वागत करते हैं, जिसे सीखना आसान है। इसलिए हम हाल ही में बाकी सभी कंटेंट को संशोधित करने में लगे हुए हैं। अफसोस की बात है कि ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स जल्द ही नए मिशनों में व्यस्त हो जाएंगे। वे गेम का परीक्षण नहीं कर पाएंगे और हमें संशोधन के लिए और सुझाव नहीं दे पाएंगे। हालांकि हे देशेंग ने कहा कि उन्होंने लगभग सभी सुझाव लिख लिए हैं जो उनके दिमाग में आए थे। आने वाले समय में हमारा मुख्य कार्य बुनियादी गेम प्ले में बदलाव करना और अधिक पात्र बनाना तथा इन सुझावों के अनुसार खेल के संतुलन को समायोजित करना होगा। नए भर्ती किए गए लोगों में अच्छी प्रतिभा है। वे गेम निर्माण को जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए पूरे प्रोजेक्ट की कार्यकुशलता में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ है। चेन कांगतुओ ने गेमिंग विभाग में सभी से थोड़ी देर बातचीत की, समय देखा और बॉस पेई को रिपोर्ट करने के लिए नीचे चले गए। पेई कियान ने कार्यालय में चेन कांगतुओ द्वारा अभी सौंपे गए भूतिया घर के प्रारंभिक प्लान को देखा। भूतिया घर का नाम थरिल हॉस्टल था। चेन कांगतुओ के अनुसार ये नाम मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में रखकर रखा गया था। पहला, भूतिया घर में कोई भूत या अंधविश्वास नहीं होगा, इसलिए भूत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, वे चाहते थे कि पर्यटक अक्सर यहाँ आएं, इसलिए यहाँ हॉस्टल का अर्थ होटल से लिया गया है। अंत में भूतिया घर का मूल विषय एक होटल होगा। बाद में और भी डरावने दृश्य जोड़े जाएंगे, लेकिन वे सभी होटलों से प्रेरित होंगे। पेई कियान ने सिर्फ नाम देखकर कोई खास विचार नहीं किया। होटल आम विषय थे, लेकिन कब्रिस्तान, मानसिक अस्पताल और पाताल लोक की तुलना में ये अपेक्षाकृत कम आम थे। विषय को अपेक्षाकृत आधुनिक माना जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि इसमें डर का स्तर शायद पर्याप्त न हो। संक्षेप में, यह इस बात पर निर्भर करता था कि इसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है। वह पढ़ता रहा। थरिल हॉस्टल में 3 मुख्य परियोजनाएं होंगी। पहली एक बहुव्यक्ति अंतःक्रियात्मक परियोजना होगी। तीसरी परियोजना एक बेहद डरावना पारंपरिक हॉरर हाउस होगा। इन दोनों परियोजनाओं का एक सामान्य ढांचा तैयार किया गया था, कोई विशिष्ट योजना नहीं थी। दूसरी परियोजना एक संक्रमणकालीन परियोजना की तरह थी, कुछ विशिष्ट विवरण लिखे गए थे। वर्तमान में उनके पास 6 उप परियोजनाएं नियोजित थीं, जो सभी बहुत सरल थीं। इन्हें अधिकतम कुछ वर्ग मीटर के स्थानों में पूरा किया जा सकता था। एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति थी। ये छोटे स्थान शिपिंग कंटेनरों में होंगे। कंटेनरों के नीचे पहिए लगे होंगे, जिससे वे गतिशील रहेंगे और व्यवस्था में नियमित रूप से व्यवधान आएगा। इस तरह खिलाड़ी हर बार एक यादृच्छिक कमरे में प्रवेश करेगा। पेई कियान ने बारी बारी से इन छोटे प्रोजेक्ट्स को देखा। पहला छोटा प्रोजेक्ट, बाथरूम। दृश्य एक बहुत ही संकरा बाथरूम था जिसमें एक दर्पण, वॉश बेसिन, शौचालय, बाथटब आदि थे।
लेआउट एक सामान्य बाथरूम जैसा था। ये जगह घिसी पिटी सी लगती थी। मंद रोशनी, वॉशबेसिन, दर्पण और बाथटब सभी गंदे थे, शायद लंबे समय से साफ नहीं किए गए थे। बाथरूम के कोने में दिख रही परछाइयां जमे हुए खून जैसी लग रही थीं। मेहमानों को अकेले बाथरूम में प्रवेश करना था और दिए गए चरणों की एक श्रृंखला को पूरा करना था। सभी चरण पूरे होने पर चुनौती सफल मानी जाएगी। किसी भी चरण में असफल होने पर चुनौती विफल हो जाएगी। सबसे पहले मेहमान को बाथरूम को लॉक करना होगा, बगल में रखी एक लाल मोमबत्ती उठानी होगी और बाथरूम की लाइट बंद करनी होगी। इसके बाद उन्हें मोमबत्ती जलानी होगी। उसकी रोशनी का सहारा लेकर उन्हें वॉशबेसिन के ऊपर लगे दर्पण को ढूंढना होगा और मोमबत्ती को दर्पण के सामने बने प्लेटफॉर्म पर रखना होगा जहां शौचालय का सामान रखा होना चाहिए। ये दर्पण और खिलाड़ी के बीच में होगा। फिर उन्हें 3 सेकंड से अधिक समय तक दोनों हाथों से अपनी आंखें ढकनी होंगी और फिर दर्पण में देखना होगा। इसके बाद उन्हें नल खोलकर हाथ धोने होंगे। फिर उन्हें बाथटब में लेटना होगा और अपने हाथों से अपनी आंखें ढकनी होंगी। 3 मिनट तक वे किसी भी हालत में अपने हाथ नहीं हिला सकते। बाथटब के बगल में एक जंग लगा टाइमर रखा होगा। बटन दबाने के बाद ये 3 मिनट तक लगातार टिक टिक करता रहेगा। इस समय मेहमान बाथटब से उठकर कमरे से बाहर जा सकेंगे और चुनौती पूरी हो जाएगी। ये देखने में तो आसान लगेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कई चीजें अचानक घटित होंगी। उदाहरण के लिए, मंद बत्तियां बंद करते समय कुछ बार तेजी से झिलमिलाएंगी और फिर बम की आवाज आएगी, मानो बल्ब टूट गया हो। 3 सेकंड तक शीशे के सामने खड़े रहने के बाद जब वे अपनी आंखें खोलेंगे तो उन्हें फटे हुए मांस वाला चेहरा या लाल आंखों का एक जोड़ा घूरता हुआ दिखाई दे सकता है। शीशे में दरारें भी हो सकती हैं या उससे खून रिस सकता है। हाथ धोते समय पहले साफ पानी अचानक काला या खून जैसा लाल हो सकता है। पानी में खून के कुछ धब्बे भी मिल सकते हैं। जब पर्यटक बाथटब में लेटेंगे तो बाथरूम में भी कई घटनाएं घटित होंगी। उदाहरण के लिए, टूटी हुई बत्ती का अचानक फिर से जल जाना, नल का अपने आप चालू होकर पानी बहने की आवाज करना, टॉयलेट फ्लश करना, दरवाजा खुलना और किसी के भारी कदमों से बाथरूम में घुसना। शावर का पर्दा भी खुल सकता है और कोई मेहमान के सामने झुक सकता है। संक्षेप में, ये सभी गतिविधियां कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से तय की जाएंगी और नियंत्रित की जाएंगी। हर मेहमान का अनुभव अलग होगा। साथ ही मेहमानों की स्थिति जानने के लिए अंदर कई छिपे हुए कैमरे लगे होंगे। वह दर्पण भी खास होगा। देखने में यह महज एक दर्पण जैसा लगेगा, लेकिन असल में यह एक डिस्प्ले स्क्रीन होगी। यह न केवल खून से लथपथ लाल आंखें या खून के प्रभाव दिखा सकती है, बल्कि ऐसे प्रभाव भी पैदा कर सकती है जैसे कि दर्पण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब गायब हो जाना, जबकि वह व्यक्ति खुद को उसमें देख रहा हो। दूसरा छोटा प्रोजेक्ट, खिड़की की चौखट। इसका स्थान हॉस्टल का एक संकरा गलियारा होगा। हमेशा की तरह मेहमान को अंदर आने के बाद खुद को अंदर बंद करना होगा। गलियारे में 4 खिड़कियां थीं, जिनमें से प्रत्येक की स्थिति में थोड़ा अंतर था। पहली खिड़की पूरी तरह से टूटी हुई थी और खुली हुई थी। रात की हवा के कारण टूटी हुई खिड़की का फ्रेम समय समय पर दीवार से टकराता था। इससे आवाजें आती थीं और पर्दे बेतरतीब ढंग से हिलते थे। हवा की आवाज के साथ साथ अज्ञात राक्षसों की दहाड़ें भी सुनाई देती थीं। बेशक ये सिर्फ एक शिपिंग कंटेनर के अंदर का दृश्य होगा। खिड़की के बाहर का क्षेत्र कंटेनर के अंदर ही होगा, पूरी तरह से अंधेरा। राक्षस की दहाड़ के साथ बहने वाली हवा कृत्रिम रूप से बनाई गई होगी। दूसरी खिड़की में कुछ दरारें दिखाई दे रही थीं। उस पर खून के कुछ स्पष्ट निशान थे, मानो किसी ने खून से सने हाथ से बार बार उस पर वार किया हो। तीसरी खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खींचा हुआ होगा। चौथी खिड़की पर कोई पर्दा नहीं होगा। बाहर घोर अंधेरा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेहमानों को चौथी खिड़की की ओर पीठ करके खड़ा होना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हिल नहीं सकते, सिर नहीं घुमा सकते और न ही कोई आवाज निकाल सकते हैं। ये चुनौती तभी सफल होगी जब वे 5 मिनट तक इसी स्थिति में खड़े रह सकें। इस दौरान इन खिड़कियों में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, पहली खिड़की से भयानक दहाड़ तेज हो सकती है, मानो कोई राक्षस किसी भी क्षण बाहर कूद पड़ेगा। दूसरी खिड़की के बाहर कोई खिड़की के शीशे पर थप्पड़ मार सकता है और दर्द से मदद के लिए चिल्ला सकता है। हालांकि उसकी चीखें दूर होती चली जाएंगी, मानो कोई भयानक राक्षस उसे घसीट कर ले जा रहा हो। तीसरी खिड़की अचानक खुल सकती है। किसी राक्षस का बड़ा हाथ गलियारे में रखी किसी नकली वस्तु को टटोलने या मारने के लिए आगे बढ़ सकता है और उसे घसीट कर ले जा सकता है। चौथी खिड़की, जिस पर मेहमान पीठ टिकाकर खड़े होते, वहां से तालबद्ध तरीके से टकराने या कीलों के खरोंचने की आवाज सुनाई दे सकती थी। इसके अलावा खिड़की के पास से विशाल परछाइयां गुजरती, भारी कदमों की आहट और लोहे की जंजीरों के जमीन पर घिसटने की आवाज आती। राक्षसों की धीमी दहाड़ भी हल्की हल्की सुनाई देती। टाइमर बंद होते ही मेहमान दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल सकेगा। हालांकि तब तक मेहमान के पीछे वाली खिड़की अचानक खुल जाएगी।
एक विशालकाय राक्षस अंदर घुसकर अपने बड़े मुंह से काटता पीटता और दहाड़ता हुआ चारों ओर जंग लगे खून की दुर्गंध फैला देगा। मिशन पूरा करने के लिए मेहमान को अगले 3 मिनट तक स्थिर और शांत रहना होगा। आखिरी दृश्य सिर्फ प्रभाव पैदा करने के लिए होगा और मिशन पूरा होने पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अन्य छोटे प्रोजेक्ट्स में टीवी सेट, सीढ़ियां, छत और बिस्तर का निचला हिस्सा शामिल थे। इन छोटे प्रोजेक्ट्स में एक बात समान थी, ये कब्रिस्तान, पाताल लोक, मुर्दाघर और अन्य रोमांचक जगहों की तरह पारंपरिक डरावने दृश्य नहीं थे। इन दृश्यों में भूतों का अभिनय करने वाले कर्मचारियों, जटिल मशीनों, सुंदर और डरावने प्रॉप्स आदि जैसे अतिरंजित डरावने तत्व भी नहीं थे। डर पैदा करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभावों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद थरिल हॉस्टल की फीस नीति की बात आती है। हालांकि चेन कांगटुओ जाहिर तौर पर उचित राशि का इंतजाम नहीं कर पाया। उसने बस इतना लिखा, मेहमान एक बार टिकट खरीद कर कई बार खेल सकते हैं। पेई कियान इस योजना को देखकर सोच में डूब गया। तर्कसंगत रूप से पहली और तीसरी बड़ी परियोजनाएं और भी शानदार होनी चाहिए थीं, लेकिन चेन कांगटुओ ने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी, केवल एक ढांचा तैयार किया था। तो फिर उसे निर्देशित कैसे किया जाए? दूसरी बड़ी परियोजना का एक विशिष्ट प्रस्ताव था, लेकिन बॉस पेई के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। केवल दूसरी परियोजना को ही देखें तो ये साहसी लोगों के लिए शायद उतना रोमांचक न हो, लेकिन डरपोक लोगों के लिए तो ये बहुत डरावना भी हो सकता है। इसके अलावा प्रक्रिया अपेक्षाकृत छोटी थी। खेल अपेक्षाकृत नीरस था क्योंकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति खेल सकता था। ऐसा लग रहा था कि इसमें असफलता की संभावना बहुत अधिक है और इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया जा सकता था। पेई कियान ने इस पर विचार किया। चूंकि योजना में कुछ खास बदलाव किया ही नहीं जा सकता था, तो वह टिकट की कीमत में ही कुछ बदलाव कर देगा। अध्याय 378 वेंचर कैपिटलिज्म क्या है? अगर संभव होता तो पेई कियान भूतिया घर में प्रवेश निःशुल्क रखना चाहता, लेकिन सिस्टम इसकी अनुमति नहीं देता। कीमत एक निश्चित सीमा तक कम की जा सकती थी। सिस्टम द्वारा अनुमत न्यूनतम कीमत तक पहुंचने के बाद अगर वह आय को और कम करना चाहता तो उसके पास केवल मूल्य निर्धारण रणनीतियों का सहारा लेने का ही विकल्प था। पेई कियान को अपना मूल उद्देश्य पूरा करना था, इसे साहसी लोगों के लिए एक ऐसा गंतव्य बनाना जहां वे ज्यादा खर्च न करें और डरपोक लोग डर के मारे देखते रह जाएं, अंदर न जाएं। इस वाक्य का मूल उद्देश्य भूतिया घर की फीस को उन लोगों के लिए किफायती बनाना था जो वास्तव में इसमें प्रवेश करने का साहस रखते हैं और डरपोकों को डराकर भगा देना था ताकि उनके पास कुछ भी खर्च करने का मौका न रहे। इसलिए पेई कियान ने बहुत विचार विमर्श के बाद एक विशेष मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। विभिन्न परियोजनाओं की कीमत अलग अलग होगी। अलग अलग लोगों के लिए भी कीमतें अलग अलग निर्धारित की जाएंगी। सबसे कम डरावनी और सबसे ज्यादा गेम प्ले वाली पहली परियोजना सबसे लोकप्रिय होनी चाहिए। इसलिए इस परियोजना के टिकट की कीमत यथासंभव कम होनी चाहिए। बार बार खेलने के लिए ये सबसे उपयुक्त होगा क्योंकि इसके दर्शक अधिक होंगे। टिकट की कीमत के प्रति लोगों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, इसलिए कीमत कम रखी जानी चाहिए ताकि कम खर्च हो। तीसरा प्रोजेक्ट सबसे डरावना होगा और इसमें सबसे अधिक निवेश होगा। सिस्टम की निगरानी में टिकट की कीमत बहुत कम नहीं रखी जाएगी। ऐसे में पेई कियान ने ठीक इसके विपरीत करने का इरादा किया। टिकट की कीमत बहुत ज्यादा रखी। इस तरह डर और टिकट की ऊंची कीमत का आम लोगों पर दोहरा प्रभाव पड़ेगा। डरपोक लोग अपने पैसे बर्बाद होने और डरने से बचने के लिए प्रवेश नहीं करेंगे। वहीं साहसी लोग खेल में अपनी प्रगति के आधार पर टिकट के पैसे वापस लेने पर विचार करेंगे। उदाहरण के लिए पूरी प्रक्रिया को 9 भागों में बांटा जाए, प्रत्येक भाग में एक सुरक्षित घर हो। हर बार सुरक्षित घर पार करने पर उन्हें उनके पैसे का 10% वापस कर दिया जाएगा। सभी 9 भागों को पार करने पर टिकट पर 90% की छूट मिलेगी। इस तरह पूरे भूतिया घर का दौरा केवल 10 युआन में किया जा सकता है। चेन कांगटुओ के एक टिकट खरीदकर कई बार खेलने के विचार के अनुसार हर कोई एक ही टिकट से 3 बार प्रवेश कर सकता है। जब तक मेहमान 3 बार में पूरे भूतिया घर को पार कर लेता है, तब तक उसे चुनौती देने के लिए दूसरा टिकट खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस तरह किराया देखने में भले ही महंगा लगे, लेकिन तीसरी परियोजना से शायद ही ज्यादा कमाई हो पाएगी। दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हुए पेई कियान ने इसकी कीमत कम रखी, पहले प्रोजेक्ट से बस थोड़ी सी ज्यादा। ये सब सोचते हुए पेई कियान ने चेन कांगटुओ से कहा, हर प्रोजेक्ट की कीमत अलग अलग होगी। पहले प्रोजेक्ट के लिए 10 युआन। दूसरे प्रोजेक्ट में आपको कई अनुभव मिलेंगे। हर अतिरिक्त अनुभव के लिए 15 युआन अतिरिक्त लगेंगे। सभी के लिए एक डेसिबल रिकॉर्डर तैयार रखें। बिना ज्यादा शोर किए मिशन पूरा करें, वरना छोटा प्रोजेक्ट मुफ्त होगा। तीसरे प्रोजेक्ट के लिए 100 युआन प्रति अनुभव लगेंगे। कुल 3 अनुभव मिलेंगे। आप दूसरे और तीसरे अनुभव में जहां से छोड़ा था वहीं से जारी रख सकते हैं। टिकट की रकम पिछली जगह की प्रगति के अनुसार वापस की जाएगी। अगर आप पूरी जगह पार कर लेते हैं तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। हम कूपन भी दे सकते हैं, जैसे कि 200 युआन में जितना चाहें उतना खेलें।
लगभग यही बात है, बाकी की डिटेल्स आप खुद देख लीजिएगा। पेई कियान की बात सुनकर चेन कांगतुओ की आंखें चमक उठीं। मैं समझ गया, बॉस पेई। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। पेई कियान, इसका क्या मतलब था? वह थोड़ा उलझन में था, उसे लग रहा था कि स्क्रिप्ट उसकी कल्पना से थोड़ी अलग है। जिन लोगों को उसने पहले डायरेक्ट किया था वे अक्सर उलझन में हैरान खो जाते थे। चेन कांगतुओ इतना उत्साहित क्यों दिख रहा था जैसे उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसने सोचा था, इसका क्या मतलब था? क्या वह भी ऐसा ही सोचता था? क्या थ्रिलर हॉस्टल प्रोजेक्ट में भेजे जाने के बाद चेन कांगतुओ को ज्ञान प्राप्त हो गया था? क्या अब वह उसकी गति को समझ पा रहा था? पेई कियान थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा। उसने हाथ हिलाकर चेन कांगतुओ को विदा कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो गड़बड़ थी। अजीब बात है, ये तो साफ तौर पर घाटे का सौदा है और जल्द ही इसमें पैसा बर्बाद होने लगेगा। मुझे जरा भी उत्साह क्यों नहीं हो रहा है? पेई कियान दोपहर में उठी और ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स जाने के लिए तैयार हो गईं। बाकी प्रोजेक्ट अभी भी विकास के चरण में थे और फिलहाल कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं थी। पेई कियान फिल्म की प्रगति देखकर थोड़ी हैरान थीं। स्क्रिप्ट में ज्यादा कुछ नहीं था। अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से चले तो अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। हालांकि इसके जल्द ही फाइनल होने के कोई संकेत नहीं थे। शायद शूटिंग ठीक से नहीं हुई और इसलिए देरी हो गई। हाँ, ऐसा हो सकता है। निर्देशक झू शियासे ने पहले लघु फिल्में बनाई थीं। सिनेमा के लिए फिल्में निर्देशित करने का अनुभव न होने पर कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। पेई कियान को ज्यादा परवाह नहीं थी। फिल्म बनाने के लिए उनके पास कोई तय समय नहीं था। उनके लिए फिल्म रिलीज होने की तारीख कोई मायने नहीं रखती थी, बस समझौता होने से पहले रिलीज हो जानी चाहिए। पेई कियान ने ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स को और पैसा दिया। इस बार 3 मिलियन युआन। पहले दिए गए 20 मिलियन युआन के मुकाबले ये कुछ खास नहीं था, लेकिन कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, पेई कियान ने इस पर काफी सोच विचार किया। निवेश धीरे धीरे करना चाहिए, एक ही बार में नहीं। 20 मिलियन युआन का निवेश एक अच्छा सबक था। बेहतर यही था कि समय लेकर असफल निवेशों से कुछ अनुभव प्राप्त किए जाएं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा पेई कियान ने इस बार खुद निवेश किया, जिससे बूढ़े माँ के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। वरना अंतहीन मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मुझे नहीं पता कि बूढ़े माँ ने इस दौरान योजना को ध्यान से पढ़ा या नहीं और कोई अविश्वसनीय प्रोजेक्ट ढूंढा या नहीं। पेई कियान सोचते सोचते ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स पहुंच गया। इस बार न तो बॉस माँ भाग जाओ की चीखें सुनाई दे रही थीं और न ही कीबोर्ड पर टाइप करने या माउस क्लिक करने की आवाज। पूरी कंपनी का माहौल अचानक इंटरनेट कैफे से बदलकर एक गंभीर ऑफिस एरिया जैसा हो गया था। हेदे शेंग और बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग निवेश योजनाओं की बारीकियों को देख रहे थे, कुछ रिपोर्ट बना रहे थे। वे बहुत ही पेशेवर लग रहे थे। ओल्ड माँ द्वारा नियुक्त किए गए ये लोग सिर्फ उनके साथ गेम खेलने के लिए नहीं थे। सही मायने में वे निवेश उद्योग में नए आए लोग थे जो अच्छे गेमर भी थे। हेदे शेंग को ही उदाहरण के तौर पर लें। वह निवेश उद्योग में काम कर रहा था और गेम खेलना उसका शौक था जिसमें वह माहिर था। पेई कियान को यह दृश्य देखकर बहुत असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि अगर सब लोग गेम खेलते रहें तो ही बेहतर होगा। उनकी मेहनती प्रवृत्ति डरावनी थी। हालांकि पेई कियान ने सोचा कि आखिर यही बेहतर है, क्योंकि गेम खेलते समय सब लोग गॉग को सलाह देंगे। यह मुश्किल था। हर पहलू पर उसे हर परियोजना में निवेश करने का कोई न कोई तरीका सोचना ही था। मायांग बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल पर ढेर सारी निवेश योजनाओं के साथ बैठा था। वह उन्हें एक एक करके देख रहा था। हालांकि जिस तेजी से वह पन्ने पलट रहा था, उससे लगता था कि वह शायद सिर्फ शीर्षक और पहला पृष्ठ ही देख रहा था। ये देखकर पेई कियान ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि वह अपने भाई पर भरोसा कर सकता है। कैसा चल रहा है? क्या कोई ऐसा सपना है जिसमें निवेश किया जा सके? पेई कियान मायांग के बगल में बैठ गया। हेदे शेंग और बाकी लोग जल्दी से आए और कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर अपनी अपनी जगह ले ली। बॉस पेई खुद निवेश का अनुभव साझा कर रहे थे, उनकी हर बात अनमोल थी। उन्हें पूरी गंभीरता से सुनना था। मायांग ने गर्व से घोषणा की, भाई कियान, मुझे एक मिल गया। सिर्फ एक? पेई कियान थोड़ा निराश हुआ। तुम्हें सपने वाला सिर्फ एक प्रस्ताव मिला? मेज पर निवेश प्रस्तावों का एक ढेर था जो मायांग के हाथ में मौजूद ढेर के अलावा था। पेई कियान ने उन्हें उठाया और पलटकर देखा। वह अपनी सांस रोक नहीं पाया। निवेश वाकई एक तकनीकी काम था। वह इन योजनाओं को मुश्किल से समझ पा रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि वे सभी बहुत भरोसेमंद लग रही थीं। पेई कियान के लिए यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा प्रोजेक्ट घाटे में जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आम निवेशकों के लिए यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लाभदायक होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर उद्यमी और निवेश चाहने वाले लोग मूल रूप से उन्हीं प्रोजेक्ट्स को चुनते हैं जिनमें कुछ वास्तविक संभावनाएं हों।
यहाँ तक कि निवेशकों को धोखा देने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव भी बेहद विश्वसनीय और सामान्य से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते थे। नकली प्रोजेक्ट्स को असली प्रोजेक्ट से भी ज्यादा विश्वसनीय दिखना पड़ता था, वरना वे लोगों को धोखा कैसे दे पाते। यहीं से समस्या शुरू हुई। सभी प्रस्ताव विश्वसनीय और सफल होने की संभावना वाले लगते थे, भले ही उनमें से अधिकांश असफल होने वाले थे। पेई कियान में अंतर करने की समझ नहीं थी। वह केवल मा यांग द्वारा चुने गए प्रस्ताव को चुपचाप स्वीकार करने के लिए बाध्य था। पेई कियान को यह देखकर आश्चर्य हुआ जब प्रस्ताव उसके हाथ में आया। कितना हल्का! अन्य प्रस्तावों में बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन इस प्रस्ताव में केवल एक पृष्ठ था। इतना ही नहीं, प्रस्ताव का प्रारूप पूरी तरह से गलत था और विषय वस्तु बहुत सरल थी। ये प्रोजेक्ट शेयर्ड फोन बूथ था और इसमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 2 लाख युआन। पेई कियान खुशी से झूम उठा। उसे इस प्रस्ताव में अपना सपना नजर आ रहा था। मा यांग अभी भी दूसरे प्रस्तावों की जांच कर रहा था, तभी पेई कियान ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। पहले इस प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, बाकी पर बाद में विचार करेंगे। मा यांग ने आज्ञाकारी होकर बाकी योजनाएं नीचे रख दी और कहा, भाई कियान, क्या हम सच में इसमें निवेश कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट वाकई सपनों से भरा है, इसीलिए मैंने इसे चुना है, लेकिन क्या ये लाभदायक होगा? उद्धरण चिन्ह। पेई कियान हंस पड़ा। क्या बकवास है, अगर इससे मुनाफा हो सकता है तो मैं इसमें निवेश क्यों करूं? हालांकि वह ये बात पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। हे दे शेंग समेत कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे सभी लोग हैरान थे। उन्होंने साझा फोन बूथ के निवेश प्रस्ताव को बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन उसे मजाक समझा था। साझा फोन बूथ, कॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करना। क्या ये सरासर बेकार नहीं है? अगर कोई अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर सकता है, तो कॉल करने के लिए फोन बूथ का इस्तेमाल क्यों करेगा? इसके अलावा यह कोई नई बात नहीं थी। पहले सड़कों पर इतने सारे सार्वजनिक फोन बूथ हुआ करते थे, लेकिन अब कोई उनका इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? जमाना बदल गया है। जब सबके पास मोबाइल फोन है तो कॉल करने के लिए फोन बूथ का इस्तेमाल कौन करेगा? आखिर में बॉस पेई ने इसे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड पढ़ा और निवेश करने का फैसला कर लिया। पेई कियान ने सबकी उलझन भरी आंखों को देखकर मुस्कुराया। आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आशावादी नहीं हैं? सबने सिर हिलाया। पेई कियान ने मा यांग की तरफ देखा। आप भी? मा यांग ने सिर हिलाया और फिर ना कहा। भाई कियान, आप जो भी प्रोजेक्ट चुनेंगे वो जरूर सफल होगा, जरूर फायदेमंद होगा। पेई कियान का चेहरा उतर आया। ये बूढ़ा मां चापलूसी कर रहा है, पर मुझे जरा भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा। जरूर फायदेमंद होगा, मुझे गाली मत दो। पेई कियान ने हल्की सी खांसी की। याद रखना, जिस चीज को लेकर हर कोई आशावादी है, उसमें निवेश करना वेंचर कैपिटलिज्म नहीं है, वो तो क्राउडफंडिंग है। वेंचर कैपिटल निवेश उन प्रोजेक्ट्स में निवेश करना है जो अविश्वसनीय लगते हैं और जिनके सफल होने की किसी को उम्मीद नहीं होती। अगर इसमें जोखिम ही नहीं है, तो यह वेंचर कैपिटल निवेश कैसे हो सकता है? जितना ज्यादा जोखिम, उतना ज्यादा लाभ। 379 मेरी एकमात्र शर्त यह है कि इसे आसानी से बंद किया जा सके। एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना जिस पर सभी को भरोसा था, वेंचर कैपिटल नहीं था, बल्कि क्राउडफंडिंग था। हाँ, बॉस पेई की कही बात आम धारणा के विपरीत थी, लेकिन फिर भी इसने सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके शब्दों में एक गहरा दर्शन छिपा था। कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठे लोग बॉस पेई के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ पर विचार करने लगे। हालांकि उन्हें लगा कि यह तर्कसंगत है, फिर भी किसी कारण से यह अजीब भी लगा। पेई कियान उस पतले कागज के टुकड़े को बार बार पलटते हुए प्रोजेक्ट की सफलता के और कारण खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि वह असफल रहा। इस निवेश प्रस्ताव की सामग्री असाधारण रूप से साहसिक और कल्पनाशील थी। इस प्रोजेक्ट के निर्माता का नाम झांग वांग था। हालांकि निवेश योजना में कोई चित्र या व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, फिर भी पेई कियान के मन में एक सुंदर छवि उभर आई। प्रस्ताव में अधिकांश शब्दों का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया था कि साझा फोन बूथ कितने उपयोगी होंगे। मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सेल फोन हर किसी का साथी बन गए हैं। दूसरी ओर, सार्वजनिक फोन बूथों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, जो शहर की सार्वजनिक सेवाओं के प्रतीक हैं। वे उपेक्षित और वीरान पड़े हैं, और यहां तक कि उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किए जाने की संभावना भी है। यह मानना पड़ेगा कि यह हमारी विरासत में एक दरार, हमारी अनमोल यादों का क्षय, विकास के साथ आने वाला दर्द और शहर के हर नागरिक के लिए एक नुकसान है। उस समय पेई कियान को उलझन और घृणा का भाव दिखाने की इच्छा हुई। हालांकि उस समय इतने सारे लोग उन्हें देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय कौशल का सहारा लेकर अपने भावों को नियंत्रित किया। मेरा उद्देश्य सार्वजनिक फोन बूथों में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित करके उन्हें नया जीवन देना है। सार्वजनिक फोन बूथों की नींव पर साझा फोन बूथ बनाए जाएंगे।
मेरा उद्देश्य कला के माध्यम से सौंदर्य के प्रति जनता की धारणा को पुनर्जीवित करना, भावनाओं को जगाकर जनता की स्मृति को सक्रिय करना, सुविधा के माध्यम से जनता के जीवन में बदलाव लाना और प्रदर्शन कला के माध्यम से पूरे समाज को ब्रांडिंग का महत्व दिखाना है। तो पेई कियान दुख से आह भरे बिना नहीं रह सकी। लेखन काफी कुशल प्रतीत होता था और भाषा कम से कम जूनियर हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष के छात्रों के स्तर की थी। योजना के बाकी हिस्से में अस्पष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया था। कुल मिलाकर पूरे प्रस्ताव में एक ठोस योजना का अभाव था। केवल एक ही व्यवहारिक विवरण काम का था। 2 लाख युआन का बजट। योजना के अंत में लेखक का मोबाइल नंबर था। यही एकमात्र तरीका था जिससे उनसे संपर्क किया जा सकता था। पेई कियान ने योजना हे देशेंग को सौंपते हुए कहा, उन्हें फोन करो और पूछो कि वे अपने प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कब उपलब्ध होंगे। हे देशेंग ने उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर नोट कर लिया और फिर फोन करने के लिए एक तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद हे देशेंग वापस आ गए। बॉस पेई, उन्होंने कहा, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, वे जल्दी में आ रहे हैं और 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। पेई कियान अवाक रह गए। इतनी जल्दी? मैं तो बस उनसे भविष्य में आमने सामने मिलने का समय तय करना चाहता था। फिर भी थोड़ा और सोचने पर यह स्वाभाविक लगा। ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स जिन प्रस्तावों पर विचार कर रहा था वे सभी जिंगजोऊ शहर की स्थानीय परियोजनाएं थीं। झांग वांग शायद जिंगजोऊ में ही रहते थे, जो ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स से ज्यादा दूर नहीं था। यह अनुमान लगाना तर्कसंगत था कि झांग वांग के पास कोई स्थायी नौकरी भी नहीं होगी। अन्य निवेश कंपनियों ने शायद उनके प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, इसलिए उनका शेड्यूल शायद काफी खाली होगा। उम्मीद थी कि ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के संपर्क करते ही वे आ जाएंगे। वास्तव में अगर वे व्यस्त होते तो आश्चर्य की बात होती। चूंकि उन्हें केवल 10 मिनट लगने थे, इसलिए पेई कियान उनका इंतजार करेंगे। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और इंटरनेट पर सर्फिंग शुरू कर दी। ही देशेंग और अन्य लोगों ने इस समय का उपयोग निवेश प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए किया। हर एक शब्द को बारीकी से देखा। हालांकि प्रस्ताव देखने में हर तरफ से अविश्वसनीय, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा था जिसने बॉस पेई को प्रभावित किया होगा। अगर ऐसा था तो शायद उस एक बात का पता चलने पर वे बॉस पेई के निवेश के तरीकों के बारे में कुछ जान पाएंगे, है ना? ये प्रोजेक्ट छोटा था और इसकी लागत सिर्फ 2 लाख युआन थी। यह उनके पिछले प्रोजेक्ट का मात्र 1% था। लेकिन जैसा कि कहावत है, छोटे सुराग ही सामान्य रुझानों को उजागर करते हैं। शायद बॉस पेई की निवेश रणनीति की प्रतिभा को सबसे अच्छे से दर्शाने वाले ऐसे ही छोटे प्रोजेक्ट होंगे। कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे सभी लोग संदेह और आत्मसंदेह के बीच झूलते हुए भौहें चढ़ा रहे थे। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। मैं आ गया, मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। पेई कियान ने ऊपर देखा तो एक गठीला, सुगठित आदमी ऑफिस में भागता हुआ आया। जनवरी का महीना था, मौसम ठंडा हो चुका था और औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। फिर भी इस गठीले आदमी ने सिर्फ एक पतला सा काला स्वेटर और जीन्स पहनी हुई थी। वह काफी ऊर्जावान लग रहा था और उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। उसके स्वेटर, जीन्स और स्पोर्ट्स शूज पर कोई ब्रांड नहीं था। फिर भी वे साफ दिख रहे थे। जाहिर है उसने उन्हें अच्छे से धोया था। उसने टोपी, स्कार्फ, मास्क या दस्ताने जैसी कोई भी एक्सेसरीज नहीं पहनी थी। स्वेटर और जीन्स में भी वह आदमी विशालकाय लग रहा था, मानो एक छोटी पहाड़ी हो। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसके लंबे, लहराते बाल थे। उसके बाल ढीली पोनीटेल में बंधे थे और कुछ लंटें उसके चेहरे को घेरे हुए थीं। वह बिल्कुल एक कलाकार जैसा लग रहा था, हालांकि उसकी शांत और गंभीर छवि उसके गठीले शरीर से बिल्कुल अलग थी। उस पल पेई कियान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। झांग वांग पेई कियान की कल्पना से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने सोचा था कि कितने ही धोखेबाज या बेवकूफ लोग कैसे दिखते होंगे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झांग वांग इतना गठीला होगा। अगर झांग वांग खुद को सुरक्षा गार्ड बताता तो किसी को शक भी नहीं होता। मायांग ने पेई कियान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लगता है वो दौड़ते हुए यहाँ आया है। पेई कियान ने भी देखा कि झांग वांग के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और वो हाँफ भी रहा था। अगर वो थोड़ी ही दूर दौड़ा होता तो शायद ऐसा नहीं दिखता। इसलिए पेई कियान ने अनुमान लगाया कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद लंबी दूरी तक दौड़ा या साइकिल चलाई होगी। आज बहुत ठंड थी। ऐसे मौसम में दौड़ना या साइकिल चलाना सामान्य बात नहीं थी। उसी क्षण पूरा सम्मेलन कक्ष शांत हो गया। शायद किसी ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। झांग वांग भी खोया हुआ सा लग रहा था। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए फिर कहा, मैं यहाँ परियोजना के बारे में बात करने आया हूँ। पेई कियान तुरंत खड़ी हो गई और सबको इशारा किया, किस बात का इंतजार है? उसे चाय पिलाओ। आइए श्रीमान झांग, कृपया बैठिए। पेई कियान ने झांग वांग को सम्मेलन की मेज के सामने खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। किसी ने झांग वांग को गर्म चाय का एक प्याला दिया, जिसे झांग वांग ने धन्यवाद कहकर ले लिया। पेई कियान ने कहा, घबराओ मत, आराम से पियो,
यहाँ तक दौड़कर आना थका देने वाला रहा होगा। पहले सांस ले लो, जब तुम तैयार हो जाओगे तब हम परियोजना के बारे में बात कर सकते हैं। झांग वांग ने चाय पर फूंक मारी और फिर पूरा प्याला एक ही सांस में पी गया। अंत में उसने अपने सामने बैठे उस युवक की ओर देखा जो उससे लगातार बात कर रहा था। जाहिर है यही संभावित निवेशक था। हालांकि श्री झांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संबोधित करें। हे दे शेंग ने जल्दी से पेई कियान का परिचय कराया। ये बॉस पेई हैं, तेंगा कॉर्पोरेशन के सीईओ। ये बॉस मा हैं, ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के सीईओ। झांग वांग उत्साहित दिख रहे थे। बॉस पेई, बॉस मा, आप दोनों का मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं आप दोनों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। साझा छतरियां। हमेशा हमारे साथ यही परेशानी होती है। बारिश के दिन हम बाहर होते हैं और हमारे पास छाता नहीं होता। हम किसी भी सड़क किनारे की दुकान से छाता खरीद सकते हैं, लेकिन वो महंगा तो होगा पर घटिया क्वालिटी का। पेई कियान ने हाथ उठाकर झांग वांग को तुरंत बोलने से मना किया। रुको रुको रुको, तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा? झांग वांग थोड़ा रुके और फिर बोले, साझा छतरियां। कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास बैठे सभी लोगों के मन में एक साथ सवाल उठ खड़े हुए। पेई कियान ने गला साफ करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा प्रस्ताव तो साझा फोन बूथों के बारे में है। झांग वांग स्पष्ट रूप से हैरान रह गए। अजीब सी हंसी हंसते हुए उसने कहा, जी हाँ, साझा फोन बूथ भी मेरा ही प्रोजेक्ट है। माफ कीजिए बॉस पेई, मेरे पास बहुत सारे विचार हैं और मुझे उन सबको याद रखना मुश्किल हो रहा है। बॉस पेई, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे साझा छातों वाले प्रोजेक्ट में रुचि लेंगे? क्या आप उसमें भी निवेश करना चाहेंगे? मायान की आंखें रुचि से चमक उठीं। उसने पेई कियान से फुसफुसाते हुए कहा, भाई कियान, वह प्रोजेक्ट फोन बूथ से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। पेई कियान का चेहरा गंभीर हो गया। साझा छाते, वह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा भरोसेमंद लगता है। मैं उसमें निवेश क्यों करूंगा? असल में ये कहना मुश्किल है कि यह भरोसेमंद होगा या नहीं, लेकिन कम से कम यह उपयोगी तो होगा। उपयोगिता जोखिम का संकेत देती है। पेई कियान ने सिर हिलाया। अभी मुझे साझा छातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे साझा फोन बूथ के बारे में और बताए। ठीक है बॉस पेई। झांग वांग उतने निराश नहीं दिखे। सार्वजनिक फोन बूथों की मुझे बहुत याद आती है, इसलिए मुझे साझा फोन बूथों का विचार आया। पेई कियान को लगा कि झांग वांग एक लंबा, निरर्थक भाषण शुरू करने वाले हैं। उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें रोका। ठीक है, आपको परियोजना का इतना विस्तृत परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आपका निवेश प्रस्ताव पहले से ही बहुत विस्तृत है। हे दे शेंग ने सहज रूप से प्रस्ताव पर नजर डाली। क्या यह एक पृष्ठ का प्रस्ताव अत्यधिक विस्तृत माना जाता है? पेई कियान ने बोलना जारी रखा। मैं आपसे कुछ सरल, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहा हूं। कृपया मुझे सरल और सीधे शब्दों में उत्तर दें, ठीक है? झांग वांग ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं बॉस पेई। पेई कियान ने पूछा, आपने 2 लाख युआन का बजट कैसे तय किया? झांग वांग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बॉस पेई, मैंने हिसाब किताब कर लिया है। मैं 20 साझा टेलीफोन बूथों में निवेश करने की योजना बना रहा हूं। प्रत्येक बूथ के निर्माण की लागत 10,000 युआन होगी। बूथ 2 4 मीटर ऊंचा होगा, टिनप्लेट से बना होगा और उस पर उच्च तापमान वाला पेंट किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट नक्काशीदार, पुराने जमाने के दरवाजे के हैंडल और लकड़ी का फर्श भी होगा। कारीगरी उत्कृष्ट और सुंदर होगी। बूथ के निर्माण में ही लगभग 5,000 युआन का खर्च आएगा। इसके अलावा बूथ के बाकी हिस्सों को सजाने के लिए अतिरिक्त 5,000 युआन की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर 2 लाख युआन हो जाएंगे। ये कहते ही झांग युआन ने उम्मीद भरी निगाहों से पेई कियान को देखा। कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने कहा, ये ठीक नहीं है। क्या आप पूरे 2 लाख युआन एक ही बार में खर्च करने जा रहे हैं? किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय आपके पास अतिरिक्त नकदी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा रहेगा, मैं आपको 5 लाख युआन देता हूं। सोचिए कि आप फोन बूथों में और क्या जोड़ सकते हैं। अगर सब कुछ विफल हो जाए तो आप फोन बूथ के आंतरिक और बाहरी डिजाइन को बिल्कुल नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। झांग वांग बेहद खुश दिखे। ठीक है बॉस पेई, कोई बात नहीं। पेई कियान ने कुछ और सोचते हुए कहा, हाँ, बूथ बनाने और उतारने में आसान होने चाहिए। मेरी बस यही एक शर्त है। झांग वांग ने इस पर थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है, लेकिन बॉस पेई ने कहा है तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। पेई कियान की इस प्रोजेक्ट के लिए कोई और शर्त नहीं थी। वह बस इतना चाहते थे कि बूथ आसानी से उतारे जा सकें। इस तरह प्रोजेक्ट विफल होने पर वह बूथों को उतारकर उनके कबाड़ बेच सकेंगे। इससे शहर में कचरा निपटान की समस्या पैदा होने से बच जाएगी। आखिरकार बॉस पेई का एकमात्र उद्देश्य नुकसान उठाना था। वह शहर पर बोझ नहीं बनना चाहता था, उसे चरित्रवान व्यक्ति बनना था।
इसी बीच पेई कियान को अचानक एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसे इस तरह की अविश्वसनीय परियोजना में निवेश करने के खिलाफ कोई चेतावनी नहीं दी थी। क्या सिस्टम की नज़र में 5 लाख युआन कुछ भी नहीं थे? आखिर सिस्टम ने तो उसे दान में 5 मिलियन युआन खर्च करने की अनुमति भी दे दी थी। पेई कियान को बहुत दुख हुआ। सिस्टम, लगता है तुम्हें अभी भी समस्या को जड़ से खत्म करने का मतलब समझ नहीं आया है। कई 5 लाख युआन मिलकर बहुत बड़ी रकम बन सकते हैं। फिर भी 5 लाख युआन उड़ाने में सक्षम होना एक अच्छी शुरुआत थी। अध्याय 380 फिल्म में विज्ञापन टुमारो इज ब्यूटीफुल के फिल्मांकन स्थल पर कट। ठीक है, ये दृश्य पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, सब लोग थोड़ा आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में विज्ञापनों की शूटिंग शुरू करेंगे। निर्देशक झू शियाओचे के बोलते ही वहां मौजूद सभी लोग ताली बजाने और जयकारे लगाने लगे। कई लोग बेहद राहत महसूस कर रहे थे। इस समय तक फिल्म के लगभग सभी दृश्यों की शूटिंग हो चुकी थी। हालांकि शूटिंग की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थीं, लेकिन बॉस पेई के मार्गदर्शन और सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से उन्होंने उन समस्याओं को जल्दी ही दूर कर लिया था। लू जियाओ और अन्य कलाकारों के बीच विशेष रूप से बेहतर तालमेल बन गया था। उनके दृश्य और भी दिलचस्प हो गए थे। शुरुआत में उन्हें कई दृश्यों को बार बार रीटेक करना पड़ा, लेकिन अंत तक आते आते उन्हें केवल 2 या 3 टेक की ही जरूरत पड़ी। इतना ही नहीं, वे सभी टेक इतने रोमांचक थे कि झू शियाओचे के लिए अपना पसंदीदा टेक चुनना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कई निर्णय एडिटिंग के दौरान लेने के लिए टाल दिए थे। इस प्रकार आज शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई। कई कर्मचारियों ने आखिरकार चैन की सांस ली। आखिरकार अब उन्हें केवल विज्ञापनों की शूटिंग करनी थी। ये विज्ञापन पूरी फिल्म की पृष्ठभूमि मात्र थे। अधिकांश कलाकारों को तो ये भी लगा कि फिल्म के दृश्यों की शूटिंग में उन्होंने जितनी मेहनत की थी, उतनी मेहनत विज्ञापनों में करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका इरादा सिर्फ कुछ अनौपचारिक दृश्यों की शूटिंग करने का था। हालांकि झू शियाओचे की सोच कुछ और ही थी। उनके पास विज्ञापनों के लिए एक विस्तृत योजना थी और वे फिलहाल इसमें शामिल होने वाले कलाकारों को अपनी योजना समझा रहे थे। विज्ञापनों में अभिनय करने वाले कलाकारों का चयन अभी हुआ था। शुरुआत में झू शियाओचे विज्ञापनों की योजना को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने बड़े ब्रांडों को विज्ञापन दिखाने की अनुमति देने और उनसे अपने वीडियो बनवाने के बारे में भी सोचा था। लेकिन बॉस पेई ने इस सुझाव को ठुकरा दिया और उन्हें एक बिल्कुल अलग निर्देश दिया। उन्हें विज्ञापन खुद शूट करने थे और उनमें किसी भी वास्तविक कंपनी, लोगो या उत्पाद को शामिल नहीं करना था। ये तय होने के बाद झू शियाओचे ने नए कलाकारों की तलाश में पूरे शहर में लोगों को भेजा। इस प्रकार विज्ञापन सिनेमाघरों में दिखाए जाने के दौरान पृष्ठभूमि के रूप में काम करने के लिए थे। इसका मतलब ये था कि फिल्म के मुख्य कलाकार विज्ञापनों में अभिनय नहीं कर सकते थे। फिल्म के कई कलाकारों ने पृष्ठभूमि में गरीब लोगों की भूमिका निभाई थी। उन्हें भी विज्ञापनों में अभिनय करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। झांग जुटिंग द्वारा अभिनीत जज और ली जियाओ द्वारा अभिनीत लोकप्रिय अभिनेता ही कुछ विज्ञापनों में नजर आ सके। अंत में दिखाई देने वाली वह युवती, जिसे जज ने अभिनेता की जगह लेने के लिए चुना था, भी कुछ विज्ञापनों में नजर आ सकी। इनके अलावा विज्ञापनों के लिए पूरी तरह से नए कलाकारों का चयन किया गया था। ये सभी नए चेहरे होने चाहिए थे जिन्होंने फिल्म में काम नहीं किया था। निर्देशक झू शियाओचे ने विज्ञापनों की योजना बनाने में बहुत मेहनत की थी। इसी वजह से इतनी मोटी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सबसे पहले मैं सभी को ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भले ही हम केवल ऐसे विज्ञापन फिल्मा रहे हैं जो हमारी फिल्म की पृष्ठभूमि बनेंगे, लेकिन आप लापरवाही नहीं कर सकते। विज्ञापन फिल्म जितने ही महत्वपूर्ण होंगे, वास्तव में कुछ मायनों में वे फिल्म से भी अधिक महत्वपूर्ण होंगे। विज्ञापन दर्शकों को फिल्म से संबंधित संकेत देंगे। सिनेमाघर में विज्ञापनों को एक निश्चित क्रम में दिखाया जाएगा ताकि वे पृष्ठभूमि कहानी का हिस्सा बन सकें। उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला मुख्य कलाकार टैलेंट शो में भाग लेने से पहले पुरुष मुख्य कलाकार अक्सर टेलीविजन पर जज के विज्ञापन देखेंगे। ये विज्ञापन दर्शकों को जज के चरित्र की झलक भी देंगे। इससे उन्हें पता चलेगा कि वह कितने धनी, प्रभावशाली और सफल हैं। पुरुष मुख्य कलाकार के लोकप्रिय होने के बाद हम उनके द्वारा फिल्माए गए विज्ञापनों में से एक को भी दिखाएंगे। ये विज्ञापन विभिन्न उत्पादों के लिए भी हो सकते हैं। इससे पता चलेगा कि वह रातों रात कितने लोकप्रिय हो गए। पुरुष मुख्य कलाकार की लोकप्रियता गिरने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटे होंगे, तो टेलीविजन पर उनकी जगह लेने वाली महिला द्वारा फिल्माया गया विज्ञापन दिखाया जाएगा। इससे संकेत मिलेगा कि जज ने उनके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें तुरंत कैसे हटा दिया। ये दुष्चक्र उस नए प्रतिस्थापन के साथ जारी रहेगा। इसके अलावा विज्ञापनों का उपयोग आधुनिक समाज से संबंधित समस्याओं जैसे कि बिग डेटा और गोपनीयता को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। हम कई उत्पादों के लिए विज्ञापन फिल्माएंगे, लेकिन ये सभी उत्पाद सीधे पुरुष मुख्य कलाकार के अनुभव से संबंधित होंगे। उदाहरण के लिए, जब मुख्य किरदार एक कैन बियर पीता है, तो टेलीविजन पर फ्राइड चिकन या रेड वाइन के विज्ञापन दिखाए जाएंगे।
जब मुख्य किरदार टेलीविजन कार्यक्रम देखने में बड़ी रकम हार जाता है तो विज्ञापन पैसे उधार देने वाली सेवाओं के होंगे। जब मुख्य किरदार अमीर हो जाता है तो विज्ञापन वित्तीय साधनों, बीमा, विलासिता की वस्तुओं आदि के होंगे। हम इन विज्ञापनों को पूरी फिल्म में फैला देंगे। जैसे जैसे मुख्य किरदार का जीवन बदलता है वैसे वैसे उसे दिखने वाले विज्ञापन भी बदलते जाएंगे। एक तरफ इससे विभिन्न दृश्यों का माहौल और भी प्रभावशाली बनेगा, दूसरी तरफ ये बड़े डेटा और गोपनीयता की समस्याओं पर एक रूपक और व्यंग्य होगा। अंत में विज्ञापनों में विज्ञान कथा के मजबूत तत्वों का उपयोग किया जा सकता है। इनसे हमें यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि भविष्य में दुनिया, संस्कृति और जीवन कैसा होगा। जैसा कि बॉस पेई ने पहले कहा था, हमें विज्ञापनों को चेतना की धारा की तरह बनाना होगा और साथ ही उन्हें प्रभावशाली भी दिखाना होगा। दर्शकों को भ्रमित करने के लिए हमें भविष्यवादी तत्वों को शामिल करना होगा। तभी हम दर्शकों को लगातार ये दिखा पाएंगे कि फिल्म भविष्य में घटित हो रही है। इन विज्ञापनों का यह अनूठा प्रभाव होगा कि दर्शक ऐसा महसूस करेंगे जैसे वे भविष्य में हैं। इससे उन्हें फिल्म में पूरी तरह डूबने में मदद मिलेगी। जू शियासे ने चारों ओर देखा और फिर विशेष रूप से एक अभिनेता की ओर मुड़ी। ठीक है, लगता है सब समझ गए हैं। हम सबसे पहले जिस विज्ञापन की शूटिंग करेंगे वह टेक आउट के लिए है। विज्ञापन बहुत सरल होगा। एक ड्रोन टेक आउट लेकर शहर के ऊपर से उड़ता है। हालांकि ड्रोन में आग लगी है। आग के गोले की तरह ये रात के आसमान में उड़ता है। आप दरवाजा खोलते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और डिलीवरी लेते हैं। जब आप सुंदर लंच बॉक्स खोलते हैं तो आपको एक स्वादिष्ट स्टेक मिलता है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बारबेक्यू किया गया हो। इसमें से धुआं भी निकल रहा है। अगला विज्ञापन एक मोबाइल फोन और टेक आउट के लिए होगा। ड्रोन टेक आउट लेता है लेकिन उसकी स्क्रीन दिखाती है कि दूरी बहुत ज्यादा है और डिलीवरी करने के लिए उसमें पर्याप्त चार्ज नहीं है। उसी क्षण हम मानचित्र पर जूम करके दिखाएंगे कि ड्रोन को रेगिस्तान और समुद्र पार करके दूसरे शहर पहुंचना है। फिर टेक आउट व्यवसाय का मालिक अपना फोन निकालता है और ड्रोन को चार्ज करने के लिए उसे तार से ड्रोन से जोड़ता है। उसके बाद ड्रोन उड़ान भरता है। फिर ड्रोन रेगिस्तान और समुद्र के ऊपर से उड़ता है। रास्ते में ये रेत के तूफान, आंधी और कई अन्य चरम मौसमों से गुजरता है। अंत में आप फिर से दरवाजा खोलते हैं। अब ड्रोन अपनी वापसी यात्रा शुरू करता है। जब फोन वापस आता है तो टेक आउट बिजनेस का मालिक अपना सेल फोन वापस लेता है और देखता है कि उसकी बैटरी अभी भी 30% बची है। जू शियासे ने विभिन्न कलाकारों को विज्ञापनों की विषय वस्तु समझाई। उन विज्ञापनों के बारे में सोचते सोचते उसने अपना काफी दिमाग खपा दिया था। विज्ञापनों का वह हिस्सा जो विचारों की धारा को दर्शाने वाला था आसानी से तैयार हो गया था। आखिर उसे बस कलाकारों को भविष्यवादी कपड़े पहनाकर कुछ खास पोज देने थे। फिर वह कुछ अजीबोगरीब दृश्य जोड़ सकता था और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता था। तब तक उसका काम पूरा हो जाता। हालांकि सिर्फ विचारों की धारा को दर्शाने वाले विज्ञापन बनाना ही काफी नहीं था। भविष्य में चाहे कितनी भी तरक्की हो जाए, विज्ञापनों में एक निश्चित स्तर की विविधता होनी ही चाहिए। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए जू शियासे को अलग अलग तरह के विज्ञापनों के बारे में सोचना पड़ा। जू शियासे को यह तय करने में भी काफी मुश्किल हो रही थी कि किन उत्पादों का विज्ञापन किया जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि विज्ञापनों के लिए उसे कम से कम लोगो और लाइनें तो चाहिए ही थीं। अगर वह लोगों पर ठीक से ध्यान नहीं देता तो दर्शक आसानी से उसकी मेहनत को नकार सकते थे। फिर उन विज्ञापनों को बनाने का उसका मकसद ही बेकार हो जाता है ना। इसलिए लोगो अच्छे से बनाए जाने थे। वे असली कंपनियों जैसे दिखने चाहिए थे। फिर भी इतने सारे विज्ञापन बनाने थे और जू शियासे तो सिर्फ एक ही था। अगर वह सब कुछ अकेले सोचने की कोशिश करता तो उसकी जान ही निकल जाती। अगर वह सभी लोगों के लिए बिल्कुल शुरुआत से काम करता तो ये बहुत मुश्किल होता। इस प्रकार हुआंग सिबो से इस बारे में चर्चा करने के बाद जू शियासे ने अन्य संबंधित कंपनियों से मदद मांगने का फैसला किया। फिश कैचिंग टेक आउट को अपने लोगो में बदलाव करके टेक आउट कंपनी के लिए एक लोगो बनाने का काम सौंपा गया था। ऑटो टेक्नोलॉजीज को एक ऐसा लोगो उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था जो मोबाइल फोन कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये तब तक ठीक था जब तक दर्शकों को ये लोगो परिचित न लगे। कुल मिलाकर अन्य विभागों की मदद से लोगो असली लग रहे थे। हालांकि सभी ब्रांड नामों में बदलाव कर दिया गया था। जू शियासे ने विभिन्न विभागों को अपने बदले हुए ब्रांड नामों का दावा करने और उन्हें पहले से पंजीकृत कराने की चेतावनी भी दी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म से उन ब्रांडों को कोई प्रचार मिलेगा, लेकिन उन्हें डर था कि फिल्म देखने के बाद कोई उन ब्रांड नामों को पंजीकृत करा ले और कॉपीराइट के लिए मुआवजे की मांग करे। अगर वे नामों को पहले से पंजीकृत करा लेते तो वे ऐसी समस्याओं से पूरी तरह बच सकते थे। हालांकि कई विज्ञापन थे, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत छोटे थे। इसलिए जू शियासे को उम्मीद थी कि फिल्म की शूटिंग में केवल 2 सप्ताह लगेंगे। तभी वह कह सकते थे कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में सचमुच अपना दिल लगा दिया है। तेंगा गेम्स में रुवान गुआंगजियान ने एक गहरी सांस ली।
ठीक है, पहले बैच के नायकों के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट और एनिमेशन तैयार हो गए हैं। लियाडा ने ताली बजाते हुए कहा, धन्यवाद बॉस। इस दौरान रुवान गुआंगजियान जीओजी के नायकों के लिए विभिन्न कॉन्सेप्ट आर्ट और एनिमेशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने जिंगजोऊ और शंघाई के बीच कई यात्राएं की थीं। हालांकि गेम के अनुसंधान और विकास का काम कॉन्सेप्ट आर्ट डिजाइन के साथ साथ किया जा सकता था। दोनों में से कोई भी प्रक्रिया दूसरी में बाधा नहीं डालती थी। रुवान गुआंगजियान का काम टेंगा गेम्स द्वारा खरीदे गए कैरेक्टर आईपी को संशोधित करना या अपने दम पर अनोखे मौलिक कैरेक्टर बनाना था। न्याय के संरक्षक मॉडस्ट बाद वाले का एक उदाहरण थे। कुल मिलाकर यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। आखिरकार उन्हें सभी नायकों को बिल्कुल नए सिरे से नहीं बनाना था। अधिकांश काम मौजूदा रेखाचित्रों के आधार पर संशोधन करना था। जब तक वह कैरेक्टर की विशेषताओं को समझते थे, वे मूल छवियों में आवश्यक संशोधन कर सकते थे। ये बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने की तुलना में कहीं अधिक आसान था। इस प्रकार कॉन्सेप्ट आर्ट और एनिमेशन डिजाइन करना गेम के अनुसंधान और विकास की तुलना में कहीं अधिक तेज था। गेम अभी आधिकारिक रिलीज या सार्वजनिक परीक्षण से बहुत दूर था। हालांकि कॉन्सेप्ट आर्ट और एनिमेशन लगभग तैयार थे। लियाडा ने पूछा, बॉस, इसके बाद आपका क्या इरादा है? क्या आप बॉस पेई को बताकर जश्न मनाना चाहते हैं कि एनिमेशन का काम पूरा हो गया है? रुवान गुआंगजियान ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बॉस पेई बहुत व्यस्त हैं। उन्हें इस छोटी सी बात के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं एक बार जिंगजोऊ के मनोरंजन पार्क जा चुका हूँ। यहाँ और कुछ मजेदार नहीं है। मैं अगले कुछ दिनों में आराम करने और जिंगजोऊ घूमने का इरादा रखता हूँ। शायद मुझे कुछ और करने को मिल जाए। लियाडा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, तेंगदा की एक और गेम कंपनी है जिसका नाम शांगयांग गेम्स है। ये ब्लडी बैटल सॉन्ग की निर्माता है। क्या आपने उनके बारे में सुना है? रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। मैंने देखा तो है, लेकिन मुझे ब्लडी बैटल सॉन्ग की कला शैली में खास दिलचस्पी नहीं है। लियाडा ने जवाब दिया, इसीलिए हमें उस कंपनी के कला स्तर को बेहतर बनाने के लिए आपकी जरूरत है, बॉस। चिंता मत कीजिए, हम सब बॉस पेई के अधीन काम करते हैं। आपको उचित पारिश्रमिक मिलेगा। रुवान गुआंगजियान एक पल के लिए हिचकिचाया। अगर मैं एक साथ 2 प्रोजेक्ट ले लूं तो मेरा ध्यान भटक सकता है। लियाडा ने हाथ हिलाया। चिंता मत कीजिए, उनके पास कला के बहुत सारे संसाधन हैं। बॉस, आपको बस जाकर देखना है और कुछ सुझाव देने हैं। आपका मुख्य काम मार्गदर्शन करना होगा, आपको खुद कुछ नहीं करना होगा। कुछ सोचने के बाद रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूं और कुछ सुझाव देता हूं। अध्याय 381 में शर्मिला हूं। रुवान गुआंगजियान 7 जनवरी शुक्रवार शांगयांग गेम्स में। महाराज, हम आपके मार्गदर्शन का स्वागत करते हैं। रुवान गुआंगजियान ने देखा कि कार्यालय में प्रवेश करते ही शांगयांग गेम्स के कर्मचारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। लिन वान, ये जीजो और वांग शियाओबिन सबसे आगे खड़े थे, जिनके चेहरों पर प्रतिभाओं की प्यास साफ झलक रही थी। रुवान गुआंगजियान खुश हुए और जल्दी से बोले, नहीं नहीं, कृपया औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अभी अपना काम खत्म करके यहाँ आया हूँ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना काम मत रोकिए। लिन वान मुस्कुराई। नहीं 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 महाराज रुवान, आप बहुत विनम्र हैं। आपकी कला ने ही तेंगदा गेम्स को आत्मा दी है, क्योंकि आप ही वो मूल कलाकार हैं जिन पर बॉस पेई सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तेंगदा गेम्स की उच्च बिक्री का एक बड़ा श्रेय आपको ही जाता है। बॉस पेई और आप सबसे अच्छे साझेदार हैं। अगर आप शांगयांग गेम्स को कुछ सुझाव भी दे दे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आइए बैठिए, ये वर्कस्टेशन सिर्फ आपके लिए आरक्षित है। शांगयांग गेम्स में आपका हमेशा स्वागत है। भीड़ रुवान गुआंगजियान को ये जीजोऊ के ठीक बगल में और वांग शियाओबिन के ठीक सामने खाली हुए एक अलग वर्कस्टेशन पर ले गई। रुवान गुआंगजियान वर्कस्टेशन पर बैठ गए और अपने साथ लाए ड्राइंग टैबलेट को निकाला। आपका वर्कस्टेशन क्या तेंगदा जैसा ही है? शांगयांग गेम्स में आकर ऐसा लगा जैसे वह तेंगदा लौट आए हों। कार्यालय का माहौल बिल्कुल एक जैसा था। चाहे वह विशाल कार्यालय हो, चौड़ी डेस्क हो, आरामदायक एर्गोनॉमिक कुर्सी हो या 2 मॉनिटर वाला हाई एंड कंप्यूटर हो, मानक बिल्कुल तेंगदा जैसा ही था। लिन वान ने सिर हिलाया। हाँ, शांगयांग गेम्स तेंगदा गेम्स की सहायक कंपनी हो सकती है, लेकिन हम एक दूसरे में कोई भेद नहीं करते। बॉस पेई हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ आने के कुछ ही महीनों बाद कार्यालय को तेंगदा गेम्स के मानकों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया था। ऐसा लगता है कि इस तरह के माहौल से कर्मचारियों में काम के प्रति उत्साह आसानी से जागृत हो जाता है। कर्मचारियों में काम के प्रति उत्साह जागृत हुआ। ऐसे आरामदायक स्थान पर काम करना वाकई उन तंग वर्कस्टेशनों में काम करने से बहुत अलग अनुभव था। रुवान गुआंगजियान ने लिन वान द्वारा शांगयांग गेम्स के परिचय को सुनते हुए अपना ऑफिस कंप्यूटर चालू किया। ये काफी अच्छा लग रहा था।
तेंगा गेम्स और शांगयांग गेम्स के बीच सहज बदलाव हुआ। कार्यालय का माहौल बहुत परिचित था, इसलिए उन्हें अनुकूलन के लिए किसी अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये वह गेम है जिसे हम विकसित कर रहे हैं, बी क्वाइट। इसमें हॉरर थीम है। बिग बॉस, आप इसे आराम से खेलकर हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं। लिन वान ने डेस्कटॉप पर गेम आइकन की ओर इशारा किया। बी क्वाइट का दूसरा संस्करण तैयार हो चुका था। इसका आधा से ज्यादा काम हो चुका था। लॉन्च में बस कुछ ही समय बचा था। साधारण फंक्शन का विकास तेजी से हो रहा था, लेकिन किसी गेम को आधिकारिक तौर पर रिलीज करने के लिए गेम प्ले और अन्य बारीकियों को बार बार ठीक करना पड़ता है। कई बग्स को ठीक करना पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी था। हॉरर थीम सुनकर रुवान गुआंगजियान का चेहरा बदल गया। हॉरर गेम्स? नहीं नहीं, मुझे तो हॉरर से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर मुझे पता होता कि आप हॉरर गेम पर काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मैंने मिडनाइट कॉल, जर्ग, चेनसॉ मैडमैन, घोस्ट शैडो, रिसरेक्शन नाइट, ब्राइट फ्लैश, घोस्ट रिकॉर्ड, द काज देखते हुए लगभग जान ही निकाल दी थी। लिन वान दंग रह गई। उसके मन में एक सवालिया निशान सा मंडराने लगा। क्या तुम्हें हॉरर फिल्मों से सबसे ज्यादा डर लगता है, और फिर भी तुमने हॉरर फिल्मों की सारी क्लासिक फिल्में देख लीं? लिन वान को अचानक समझ नहीं आया कि बात कैसे आगे बढ़ाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हमारा गेम अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। बिल्कुल भी डरावना नहीं। रुवान गुआंगजियान ने अनिच्छा से बी क्वाइट आइकन खोला। तो मैं थोड़ी देर खेल कर देखता हूँ। लिन वान ने सिर हिलाया। ठीक है, आराम से खेलो। अगर कोई सुझाव हो तो मुझे या ये जीजो को बताना। रुवान गुआंगजियान ने अपने हेडफोन उतारे और जल्दी से गेम में प्रवेश किया। लिन वान ने चुपके से ये जीजो को खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, बिग बॉस पर नजर रखना। उन्होंने कहा है कि वे डरपोक हैं, उन्हें ज्यादा मत डराना। उन पर ध्यान देना, समझे? ये जीजो ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। बातचीत खत्म होने से पहले ही उन दोनों को एक धीमी लेकिन थोड़ी कर्कश आह की आवाज सुनाई दी। गेम में प्रवेश करते ही एक जीवंत दृश्य दिखाई दिया। पागलों के गांव पर रात का अंधेरा छाया हुआ था। एक अजीब सी नीली लौ जल रही थी, जिसमें खून से लाल दांतों और आंखों वाले एक पागल ग्रामीण की छवि झलक रही थी। वह उस नीली लौ की रोशनी में अपनी माचेटी से किसी चीज को काट रहा था। रोशनी बहुत कम थी। वह जिस चीज को काट रहा था उससे छिटकता हुआ गहरा लाल खून धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लोडिंग पूरी होते ही पूरा दृश्य अचानक अंधेरा हो गया। नीली लौ के नीचे कुछ काट रहा वह पागल ग्रामीण अचानक उठकर स्क्रीन से बाहर चला जाता। खिलाड़ी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका चेहरा अचानक स्क्रीन के दाहिनी ओर से उभर आता। वह खिलाड़ी की दृष्टि में अत्यंत निकट से प्रकट होता और एक विकृत पागलपन भरी मुस्कान बिखेरता। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी से कैमरे पर वार करता। देखते ही देखते स्क्रीन खून से लथपथ हो जाती और चीखें सुनाई देती। इसके बाद गेम का शीर्षक दिखाई देता और गेम आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता। रुवान गुआंगजियान ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वह लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। ये जीजो ने जल्दी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। ठीक हूँ, ठीक हूँ। गेम शुरू होने के कुछ ही समय बाद अचानक एक छोटा सा चूहा स्क्रीन से गुजरा, जिसे देखकर वह चौंक गया। ये जीजो अवाक रह गया। उसे अचानक संदेह हुआ कि क्या बिग बॉस रुवान पूरे गेम का अनुभव कर सकता है और कला में बदलाव के लिए सुझाव दे सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने सुझाव दिया, बड़े बॉस, शायद आप मूल कॉन्सेप्ट आर्ट, मॉडल्स वगैरह सहित आर्ट रिसोर्सेज पर एक नजर डाल लें। हॉरर का स्तर ज्यादा बुरा नहीं होना चाहिए। रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट से लेकर मूल आर्ट तक, फिर मॉडलिंग और सेटिंग तक हर चरण में बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए, मूल कलाकार के विचार मूल कॉन्सेप्ट आर्ट से मॉडल तक जाते समय विकृत हो जाते हैं क्योंकि मॉडल मास्टर अपने कुछ विचार जोड़ देता है। ऐसी स्थिति लगभग अपरिहार्य है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए मैं पूरी सेटिंग में असामंजस्य को तभी महसूस कर सकता हूं और लक्षित बदलाव कर सकता हूं जब मैं गेम में वास्तविक सेटिंग्स देखूं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मैं कर सकता हूं। ये जीजो बड़े बॉस को लगातार 2 बार डरने के बावजूद दृढ़ देखकर थोड़ा भावुक हो गया। देखो, यही तो पेशेवरता है। बिग बॉस हॉरर गेम्स को लेकर बेहद संवेदनशील थे, लेकिन वे अपने डर पर काबू पाकर गेम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये जज्बा वाकई दिल को छू लेने वाला था। रुवान गुआंगजियान की चीखें जल्द ही शांगयांग गेम्स के दफ्तर में गूंज उठीं। यहां तक कि लिन वान भी डायरेक्टर के दफ्तर से उन्हें हल्की हल्की सुन पा रही थीं। किसी ने भी हंसने की जहमत नहीं उठाई। अब वे रुवान गुआंगजियान की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगे थे। इतना डर होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। यही तो सच्चा प्यार था। वे बस यही कह सकते थे कि बिग बॉस की सफलता संयोगवश नहीं बल्कि निश्चित थी। ये दृढ़ता आम लोगों में नहीं होती। इसके अलावा रुवान गुआंगजियान के बगल में बैठे ये जीजो को गर्व महसूस हो रहा था।
हमारे गेम के हॉरर इफेक्ट्स इतने शानदार हैं। ये जीजू को पहले इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हॉरर इफेक्ट्स इतने अच्छे होंगे। ये शांगयांग गेम्स द्वारा बनाया गया पहला हॉरर गेम था। डिजाइन टीम काफी समय से हॉरर गेम्स खेल रही थी। लिन वान और बाकी लोग भी रिसर्च के लिए भूतिया घरों में गए थे, लेकिन फिर भी उनके पास अनुभव की कमी थी। इसके अलावा इस गेम का मुख्य गेम प्ले एक नेटवर्क पर आधारित था, जिसमें लोगों को डराने के लिए तय प्रक्रियाओं और तरीकों के बजाय एक दूसरे को डराना शामिल था। हालांकि गेम अभी टेस्टिंग फेज तक भी नहीं पहुंचा था। अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं थे, सभी एआई थे, इसलिए डरावनेपन को कम करके आंका जा सकता था। साथ ही आर्ट रिसोर्स भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। गेम प्ले परफेक्ट नहीं था, इसलिए कुछ छोटी मोटी कमियां थीं। ये जीजू को लग रहा था कि गेम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। फिर भी इसने रुवान गुआंगजियान को इस हद तक डरा दिया था। क्या इसका मतलब ये था कि इस गेम का आम लोगों पर अच्छा खासा डरावना असर हुआ? रुवान गुआंगजियान ने गेम बंद कर दिया और अपने ईयरफोन उतार दिए। ये जीजू उसे दिलासा देने ही वाला था कि उसने देखा कि रुवान गुआंगजियान का चेहरा लाल हो गया था। वह थोड़ा उत्साहित भी लग रहा था। ये जीजू, उसे इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। क्या ये वही व्यक्ति है जो अभी अभी एक छोटे से चूहे को देखकर चीख रहा था? रुवान गुआंगजियान ने ईमानदारी से कहा, निर्देशक लिन ने मुझसे झूठ नहीं बोला। ये गेम बिल्कुल भी डरावना नहीं है। ये जीजू, यह क्या अभी अभी पागलों की तरह चीखने वाला व्यक्ति आप ही नहीं थे, बिग बॉस? ये जीजू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बिग बॉस रुवान की बात और उसका प्रदर्शन एक जैसा नहीं लग रहा था। खेलने से पहले, नहीं, मुझे डरावनी कहानियों से बहुत डर लगता है। खेलते समय डर के मारे चीखा। खेलने के बाद, हम इतना डरावना नहीं है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह दिल से बोल रहा है। ये जीजू ने जल्दी से अपनी छोटी नोटबुक निकाली। बड़े बॉस, कृपया मुझे अपने विचार बताएं। रुवान गुआंगजियान अच्छी स्थिति में थे। वे ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे अभी अभी डरे हों, बल्कि वे थोड़े उत्साहित भी लग रहे थे। मुझे लगता है कि गेम प्ले लगभग ठीक है, लेकिन इसमें बारीकियों और माहौल की कमी है। ये छोटी छोटी बारीकियां ही डरावने माहौल को बढ़ाती हैं, जिससे खिलाड़ियों को खुद को उस स्थिति में महसूस करने में आसानी होती है। एक सफल हॉरर टीम कैसे बनाई जाए, इसका रहस्य बारीकियों में छिपा है। उदाहरण के लिए, मुझे गेम की शुरुआत का दृश्य बहुत पसंद आया। मैं आमतौर पर किसी हॉरर थीम को अच्छा या बुरा बताने के लिए अपनी चीखों की तीव्रता और आवृत्ति का इस्तेमाल करता हूं। जाहिर है, शुरुआत का दृश्य वाकई बहुत अच्छा था। हालांकि इसमें अभी भी बहुत कम सामग्री है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, आप एक सेटिंग जोड़ सकते हैं। जब कोई डरावनी चीज पास आएगी, तो खिलाड़ी को अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। जैसे जैसे वह चीज पास आएगी, दिल की धड़कन तेज होती जाएगी। ये दिखने में सरल लगने वाला साउंड इफेक्ट माहौल को और भी बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। एक और उदाहरण यह है कि यह जरूरी नहीं कि कला जितनी ज्यादा डरावनी हो, उतनी ही अच्छी हो। कम दृश्यता निश्चित रूप से खिलाड़ियों के तनाव को बढ़ा सकती है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक किया जाए, तो खिलाड़ी बहुत निराश हो जाएगा और जल्द ही गेम छोड़ना चाहेगा। तो खिलाड़ी के देखने के दायरे को एक निश्चित सीमा तक सीमित करें। न तो बहुत ज्यादा रोशनी हो और न ही बहुत ज्यादा अंधेरा। शायद मैं इसे ठीक से समझा ना पाऊं। चलिए, मैं आपको इसका असर दिखाने के लिए एक तस्वीर ढूंढकर दिखाता हूं। एक और उदाहरण छोटी छोटी बारीकियों का होगा। खेल में अभी कुछ डरावने मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन वे सभी अपेक्षाकृत बड़े हैं। एक छोटा मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे अजीब हवा और घास की आवाज, मेज पर रखी वस्तुओं की धीमी गति, कांच के टुकड़े पर अचानक दिखाई देने वाला खून से सना हाथ का निशान। ऐसे छोटे मैकेनिज्म शायद कुछ लोगों को दिखाई न दें, लेकिन जब बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो उनका असर अचानक प्रकट होने वाले राक्षसों से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। इन्हें बनाना मुश्किल नहीं है। सबसे जरूरी बात है धैर्य रखना। रुवान गुआंगजियान रुका नहीं। ये जीजू ने जल्दी से उन्हें अपनी छोटी नोटबुक में लिख लिया। लिखते समय ये जीजू के मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या ये डरावने थीम से ज्यादा डरने वाला है? क्या बड़े बॉस रुवान को खुद पर कुछ शक है? वो तो डरावने गेम के दौरान ज्यादा चीखते थे, लेकिन असल में डरावने गेम के प्रति उनकी सहनशीलता आम लोगों से कहीं ज्यादा लगती। अध्याय 382। क्या आप इसे फोन बूथ कहते हैं? 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद ये जीजू ने उस छोटी नोटबुक को देखा जिसमें उसने कई पन्ने अपने विचार लिखे थे और रुवान गुआंगजियान द्वारा भेजी गई विभिन्न कलाकृतियों को भी देखा। वह अवाक रह गया। ये जीजू ने रुवान गुआंगजियान को देखा जो पूरे जोश में था। बड़े बॉस, क्या आप वाकई डरावनी कहानियों से डरते हैं? रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत डरता हूँ। ये जीजू अवाक रह गया। तो फिर आपने ये डरावनी कलाकृतियां क्यों एकत्र की? रुवान गुआंगजियान ने कहा, काम में इनकी जरूरत है। आपको लोगों को डराने की बारीकियों की इतनी जानकारी कैसे है और आप डरावनी मनोविज्ञान को इतनी अच्छी तरह कैसे समझते हैं? ये जीजू ने फिर पूछा।
रुवान गुआंगजियान ने कहा, अगर आप बहुत सारी डरावनी फिल्में देखते हैं और अक्सर डरते हैं, तो आपको भी ये याद होंगी। ये जिजू अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। नहीं, अगर आप डरपोक हैं और फिर भी इतनी हॉरर फिल्में देखते हैं, तो क्या ये विरोधाभासी नहीं है? रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं सचमुच डरपोक हूँ, लेकिन इससे मुझे हॉरर फिल्में देखने में कोई रुकावट नहीं आती। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई हास्यबोध न रखने वाला व्यक्ति अक्सर कॉमेडी फिल्में देखे। क्या ये विरोधाभासी है? ये जीजू अवाक रह गया। कोई समस्या नहीं थी, ये तर्कसंगत था। ये जीजू ने मन ही मनाह भरी। ऐसा लगता था कि हर बड़े बॉस में कुछ न कुछ अजीबोगरीब आदतें होती हैं। ये जीजू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर बड़े बॉस रुवान खुद को बहुत डरपोक बताते हैं लेकिन असल में हॉरर फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, तो यह अच्छी बात है। इस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। जरूरी काम था रुवान गुआंगजियान द्वारा दिए गए इन विचारों को जल्दी से संक्षेप में बताना, एक दस्तावेज बनाना और फिर उसे विकास योजना के अगले संस्करण में जोड़ना। ये जिजू ने अपना कंप्यूटर चालू किया और आगामी संस्करण की विकास योजना में शामिल किए जाने वाले रुवान गुआंगजियान द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का एक दस्तावेज जल्दी से तैयार किया। गेम की निर्धारित रिलीज तिथि में केवल 2 महीने बचे थे। बीच में चीनी नव वर्ष की 7 दिन की छुट्टियां भी थीं। विकास का समय बहुत कम था। बॉस पेई ने आदेश दिया था कि वे ओवरटाइम न करें। चीनी नव वर्ष के दौरान 1 घंटे का ओवरटाइम करना भी एक तरह की फिजूल खर्ची थी। वे अब केवल जल्दी से काम कर सकते थे। दूसरी ओर रुवान गुआंगजियान ने बी क्वाइट के कला स्रोत का पता लगाया और अपने विचारों के अनुसार संशोधन प्रस्तावित किए। उनके प्रस्तावित संशोधन का सबसे बड़ा फायदा ये था, यदि दूसरा पक्ष उनके प्रस्ताव को ठीक से नहीं समझ पाता, तो रुवान गुआंगजियान अपने प्रस्तावित संशोधन को चित्र के माध्यम से समझा सकते थे। अगर दूसरे पक्ष को ये काम बहुत मुश्किल लगता, तो रुवान गुआंगजियान सचमुच इसे खुद ही कर लेते और कहते, अगर तुम इतने अच्छे हो तो कर लो। ये जिजू मेहनत से काम कर रहे रुवान गुआंगजियान को देखे बिना नहीं रह सके। बॉस तो बॉस ही थे। कुछ सरल टिप्पणियों से ही खेल का स्तर ऊंचा हो जाता था। पत्थर को सोना बनाने का ऐसा तरीका तो सिर्फ बॉस पेई में ही देखा गया था। बेशक बॉस पेई का स्तर ऊंचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुवान गुआंगजियान को परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी भी बदलाव करने पड़ते थे। बॉस पेई को सिर्फ एक वाक्य या एक साधारण शब्द की ही जरूरत होती थी। बिग बॉस रुवान और बॉस पेई सबसे अच्छे साझेदार हैं। नेता अक्सर एक जैसे स्वभाव के होते हैं। ये जिजू पूरी तरह आश्वस्त थे और उन्होंने विकसित किए जाने वाले नए संस्करण के दस्तावेज को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। दोपहर ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स हे देशेंग ने अपने हाथ में मौजूद डिजाइन को देखा और फिर अपने सामने बैठे झांग वांग को देखा। तुम इसे फोन बूथ कहते हो? झांग वांग शर्मिंदगी से मुस्कुराए। बॉस पेई द्वारा दिया गया बजट बहुत ज्यादा था। मैंने उसमें संशोधन किया, तब मुझे एहसास हुआ कि यह विषय से थोड़ा हटकर है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बॉस पेई ने यह नहीं बताया कि साझा टेलीफोन बूथ कैसा होना चाहिए। ये बस थोड़ा बड़ा है और इसमें कुछ और सामान है। साझा टेलीफोन बूथ का स्वरूप वही रहेगा। हे देशेंग ने पीछे दिए गए डिसअसेंबली डायग्राम को ध्यान से देखा। पूरा टेलीफोन बूथ आपने ही डिजाइन किया है। आपकी कार्यकुशलता तो कुछ ज्यादा ही है। मैंने उन चीजों का इस्तेमाल किया जो मैंने पहले इस्तेमाल नहीं की थी। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी, झांग वांग ने विनम्रता से कहा। मेरे गृहनगर के पास वाले जिले में मेरी एक कार्यशाला है। ये बस एक प्रारंभिक रूप है जो कुछ ही घंटों में तैयार हो गया। हे देशेंग काफी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने मुश्किल से एक शब्द कहा। शानदार। उसके हाथ में साझा फोन बूथ की असली तस्वीर और उसे खोलने का आरेख था। ये पहले बताए गए बूथ से अलग था। बॉस पेई ने आखिरकार बजट बढ़ा दिया था। फोन बूथ के डिजाइन में तदनुसार बदलाव करना होगा। इसकी ऊंचाई 2 मीटर होगी और ये लगभग 2 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। यह उसके मन में मौजूद फोन बूथों से काफी बड़ा था और इसमें 2 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी। खोलने के आरेख को देखकर लगता था कि यह साझा फोन बूथ लगाना और खोलना वाकई आसान था। इसके फ्रेम वेल्ड नहीं किए गए थे। बस कुछ टेम्पर्ड ग्लास के टुकड़े हटाने थे और फ्रेम को आसानी से खींच कर ले जाया जा सकता था। असेंबली और डिसअसेंबली के मुख्य हिस्सों को लॉक किया जा सकता था। बेशक ये झांग वांग द्वारा अपनी वर्कशॉप में बनाया गया एक नमूना मात्र था। अगर उन्हें इसका उत्पादन शुरू करना था तो उन्हें सामग्री, मजबूती, लागत और अन्य सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। कम से कम नमूने तो थे, बस उन्हें यहां भेजा नहीं गया था। फोन बूथ की भौतिक तस्वीर में कुछ अन्य पहलू भी थे जिनके बारे में विस्तार से बताया गया था। उदाहरण के लिए वहां एक काउंटर था जिस पर एक छोटी कॉफी मशीन, ज्यूक बॉक्स, 3 पोर्ट वाला चार्जर, वाईफाई, किताबों की अलमारी, कैप्सूल मशीन और उसके बगल में 2 फोल्डिंग सीटें थीं। फोन बूथ में एक छोटी स्क्रीन थी जिसकी सामग्री बाहर के लोगों को शीशे के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। बेशक एक साझा फोन बूथ में फोन का होना तो तय था।
फोन बूथ के ऊपरी दाहिनी ओर सोने और काले रंग के डायल वाला एक खूबसूरत रेट्रो फोन रखा था। ये बहुत ही आकर्षक लग रहा था। जाहिर है, इस फोन का भावनात्मक महत्व इसके व्यवहारिक उपयोग से कहीं अधिक था। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि मेज के नीचे कुछ छिपा हुआ था। हेदे शेंग उलझन में था। एईडी, ये क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक मेडिकल उपकरण, झांग वांग ने जवाब दिया। हेदे शेंग थोड़ा हैरान हुआ। ये तो काफी महंगा होगा, है ना? इसे फोन बूथ में रखना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? झांग वांग मुस्कुराया। कोई बात नहीं, इसकी कीमत 20,000 युआन से कम है। अजीब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ वजन मापने वाली मशीन और रक्तचाप मापने वाली मशीन जैसे अन्य मेडिकल उपकरण भी हैं। हेदे शेंग ने कहा, क्या इसके लिए पर्याप्त पैसे हैं? झांग वांग ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं पहले एक पारंपरिक फोन बूथ बनाने की योजना बना रहा था जिसकी लागत लगभग 5,000 युआन थी, लेकिन कीमत बढ़ने के कारण मुझे अपना बजट बदलना पड़ा। वर्तमान आकार और सामग्री की लागत लगभग 10,000 युआन प्रति यूनिट है। अन्य उपकरण और स्थापना लागत जोड़ने के बाद एईडी को छोड़कर कुल लागत लगभग 18,000 युआन है। स्थान का मासिक किराया लगभग 500 से 1,000 युआन है। गणना के अनुसार प्रारंभिक निवेश लगभग 40,000 युआन है। ये पर्याप्त है। बॉस पेई ने 500,000 युआन दिए। मैंने कुछ गणना की है। हम 10 साझा फोन बूथों में निवेश करेंगे। शेष 100,000 युआन और आय का उपयोग बाद के रखरखाव खर्चों के लिए किया जाएगा। हेदे शेंग को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। रुको, मासिक किराया 500 से 1,000 युआन है। इतना महंगा? झांग वांग ने सिर हिलाया। बेशक, मैंने जिंगजोऊ के कई बड़े शॉपिंग मॉल से पूछा है। उनके पास लगभग एक जैसी आरक्षित जगहें हैं। सस्ती वाली 500 युआन की हैं। हुआन्यू तियानजी जैसी जगहें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन लगभग 1,000 युआन में किराए पर मिल सकती हैं। वैसे भी, ये लगभग 2 वर्ग मीटर ही जगह घेरेगी। हेदे शेंग ने पलकें झपकाईं, जाहिर तौर पर थोड़ा उलझन में था। क्या हम इन्हें सड़क के किनारे नहीं लगाएंगे? झांग वांग हंसा। सड़क के किनारे? सड़क पर इतनी सारी गाड़ियां हैं, इनका इस्तेमाल कौन करेगा? कुल मिलाकर केवल 10 से 20 सेट ही होंगे। हमें इन्हें भीड़भाड़ वाले शॉपिंग मॉल में लगाना होगा। हेदे शेंग अवाक रह गया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसे नीचा दिखाया जा रहा हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। हेदे शेंग ने इसे फिर से पलटा। सांस्कृतिक अर्थ वाला हिस्सा खाली क्यों छोड़ा गया है? झांग वांग ने कहा, मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मेरे पास अब और बजट नहीं है। मेरी मूल योजना इस फोन बूथ के पास एक अलग स्क्रीन लगाने, किसी कलाकार से भविष्यवादी पेंटिंग बनवाने और उसे थोड़ा सजाने की थी। हर फोन बूथ का एक अनूठा थीम होता, जिसकी हर कोई तस्वीर ले सकता था। फिर हम हर फोन बूथ के लिए एक अलग स्टाम्प डिजाइन करेंगे। जो लोग वहां जाएंगे वे उसे यादगार के तौर पर स्टाम्प कर सकते हैं। लेकिन मेरा बजट बिगड़ गया और अब मेरे पास कलाकार को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हेदे शेंग ने कुछ सोचा। क्या आपको 10 बूथों से उन 1 को हटाने पर 200,000 युआन नहीं मिल जाएंगे? झांग वांग ने जोर से सिर हिलाया। ऐसा नहीं चलेगा, एक तो वहां होने ही चाहिए। वे साझा फोन बूथ की जान हैं। हेदे शेंग को इसका कोई जवाब नहीं सूझा। वह झांग वांग की सोच को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ये झांग वांग का प्रोजेक्ट था, इसलिए इसे झांग वांग की सोच के अनुसार ही पूरा करना था। काफी सोचने के बाद उसे अचानक लगा कि यह प्रोजेक्ट उतना भी बेतुका नहीं है। शुरू में हेदे शेंग ने सोचा था कि चूंकि यह एक टेलीफोन बूथ है, इसलिए इसे सड़क के किनारे ही लगाया जाएगा। हेदे शेंग को झांग वांग की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था कि वह ऐसा ही करेगा। लेकिन झांग वांग का इसे सड़क के किनारे लगाने का कोई इरादा नहीं था। याद करें तो पुराने जमाने के टेलीफोन बूथ सड़क के किनारे इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि हर किसी को इसकी जरूरत होती थी। सड़क के किनारे कॉल करना ज्यादा सुविधाजनक होता था, लेकिन अब सबके पास मोबाइल फोन हैं। ऐसी जरूरत तो कब की खत्म हो चुकी है। अब चूंकि यह साझा टेलीफोन बूथ कुछ अन्य कार्यों के साथ एक सांस्कृतिक प्रतीक बनने जा रहा है, इसलिए इसे भीड़भाड़ वाली जगह पर ही लगाना होगा। अजीब बात है, अचानक यह एक सामान्य प्रोजेक्ट जैसा लगने लगा। हेदे शेंग सोचने लगा, जाहिर है वह बहुत बुद्धिमान है। उसने इस तरह का प्रस्ताव क्यों लिखा? क्या बॉस पेई ने इस प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना देखकर इसमें निवेश करने का फैसला किया? हाँ, ऐसा हो सकता है। हेदे शेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं किसी को निर्माता से संपर्क करने और इसे जल्द से जल्द तैयार करवाने का इंतजाम कर देता हूँ। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। झांग वांग इस प्रोजेक्ट का सूत्रधार तो था, लेकिन वह अकेला था। उसे ऐसे मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स निवेश कर रहा था। हेदे शेंग और उनकी टीम के पास वैसे भी कोई और प्रोजेक्ट नहीं था, इसलिए मदद करना स्वाभाविक ही था।